गुड इवनिंग भाई प्रवीण। चलिए, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। राम राम भी सभी को। आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं एडवर्ब्स के। हरे सोचता हूँ, कल मेरे से डाउट पूछा था बेटा, क्या डाउट था भाई? कल अगर मेरे से कोई डाउट पूछा था, क्या डाउट था, एक बार फिर से पूछा था। राम राम मास्टर जी। हाँ, रुक जा बेटा। गुड इवनिंग भाई। अबे स्पेलिंग स्पेलिंग सही लिख लिया करो। हाँ ठीक है भाई, गुड इवनिंग। चल, आर्टिकल ए इन जनरल एंड द फॉर कैटेगरी इन जनरल। देखो बेटा, मैं बता देता हूँ इसमें है क्या। अभी एक मिनट बता देता हूँ। गुड इवनिंग भाई। एक मिनट जरा ये फोन का रिंगर कर दूं। चलिए, अब मैं देखो समझाता हूँ, यहाँ पे समझना। एक काम करता हूँ, क्लास के बाद समझाता हूँ, ठीक है? हाँ, टाइम बचेगा आज थोड़ा सा, तभी समझाऊंगा। ठीक है? तो अभिषेक, ये क्वेश्चन ना तुम्हारा मैं मतलब टाल नहीं रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ। हाँ, अभी हम। राधे राधे भाई। चलिए, साउंड प्रॉपर नहीं आ रही, ऐसे नहीं होना चाहिए। साउंड आनी चाहिए प्रॉपर बेटा। नहीं आ रही हो तो फिर और मुझे कमेंट करके बताओ। देखो, ओके है ना सर? बढ़िया। हम्म। फ्लाइंग मशीन फेवरेट ब्रांड है? नहीं नहीं, फेवरेट नहीं है ये। एक्चुअली उस समय लेने गया था ना, तो मुझे यही साइज की फिट मिली, तो मैंने ये दो तीन ले ली टी शर्ट एक साथ ही। लेकिन फेवरेट एवरेट मेरा ब्रांड वैसे कोई नहीं है। मुझे जो अच्छा लग जाए कपड़ा, जिसकी फील अच्छी हो बॉडी पे और जो थोड़ा सा फिटिंग के हिसाब से सही बैठे, वही ले लेता हूँ। सस्ता महंगा की बात नहीं होती। आवाज आ रही है ना? सही, बढ़िया। चलो देखो, पहला क्वेश्चन, माय फादर सेल्डम और एवर वॉचेस टेलीविजन। मुझे लग रहा है इसका आंसर तो तुम लोग बता ही पाओगे, तो एक बार इसका आंसर बताओ, बाकी समझा मैं देता हूँ, ठीक है? माय फादर सेल्डम और एवर वॉचेस टेलीविजन। मान लो अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाए, ठीक है, और तुम्हें ये क्वेश्चन सही करना हो, जो कि ये गलत है, ठीक है, तो इसको कैसे सही करोगे? मतलब तुम इसको करेक्ट किस तरीके से करोगे, ये बताओ, और बाकी मैं समझा देता हूँ, ठीक है? जय हिंद भाई, जय हिंद। माय फादर सेल्डम वॉचेस टेलीविजन, बढ़िया। हालांकि एक ऑप्शन ये भी हो ही सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब मैं समझाता हूँ, एक दो छोटी छोटी बातें वो समझना। देखो, ये जो सेल्डम एडवर्ब होता है, इसका मीनिंग तुम लोग जानते होगे, जो नहीं जानते मैंने बता देता हूँ। सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऑलमोस्ट नेवर होता है इसका मतलब, नेगेटिव मीनिंग होता है। ठीक। यहां पे हमने देखो सेल्डम एडवर्ब को और एवर एडवर्ब को, ये दोनों एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, इनको हमने और कंजंक्शन से कनेक्ट कर रखा है। और कंजंक्शन होता है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, ठीक है? तो इससे हमने इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है। अब देखो, ध्यान क्या रखना है यहाँ पे हमें। अगर हम सेल्डम लिख रहे हैं और इसके बाद और कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, तो और का मतलब अब जो भी हम दूसरा वर्ड लिखेंगे ना, वो इस वर्ड का अल्टरनेटिव होगा। अल्टरनेटिव का मतलब समझते हैं? इसका मतलब इसका विकल्प होगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूट होगा। अब चूंकि सेल्डम का मतलब नेगेटिव होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नेगेटिव नहीं होता है, सेमी नेगेटिव होता है। इसका मतलब होता है ना ऑलमोस्ट नेवर। इसका मतलब अगर नेवर होता तब तो ये हो जाता प्योर नेगेटिव। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, तो ये सेमी नेगेटिव होता है। इसे हम कहते हैं सेमी नेगेटिव, ठीक है? सेमी का मतलब हाफ होता है। तो अगर सेल्डम का मतलब ऑलमोस्ट नेवर होता है और हम इसका सब्स्टिट्यूट लिखेंगे, तो इसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एग्जैक्ट नेगेटिव वर्ड नेवर।
तो हमें ये लिखना पड़ेगा सेल्डम और नेवर। अच्छा, सेल्डम और नेवर का मतलब क्या होता है समझ लेना। सेल्डम और नेवर का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर और एग्जैक्टली नेवर। ठीक है। सेल्डम का मतलब एक और भी होता है, इंग्लिश में सिनोनिम होता है इसका, रेयरली। तो सेल्डम और नेवर का मतलब हो गया रेयरली और नेवर, कि मतलब कोई काम होता है तो रेयरली या फिर होता ही नहीं है। हालांकि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी और भी होती है कि अगर हम कंजंक्शन और ना यूज करके इफ यूज करें तब क्या होगा। मान लो हम सेल्डम इफ लिख दें। अब जो इफ कंजंक्शन होता है, ऑनलाइन क्लासे अटेंड नहीं कर पा रहे हो, करो भाई, ऐसे मत करो। ऑनलाइन क्लास तो मैं देखो एक चीज कहूंगा, अगर आपने ऑनलाइन बैच में एडमिशन लिया है तो ऑनलाइन क्लास को तो किसी हालत में मिस मत किया करो, क्योंकि ये तुम्हारा बोनस है। ठीक है। ये देखो, रिकॉर्डेड फॉर्म में 3 व्यूज मिलने तुम्हें वीडियो के। ठीक है। अगर ऑनलाइन अटेंड कर दोगे तो 4 हो जाएंगे। अच्छा, ऑनलाइन नहीं अटेंड करोगे तो उसका आपको कंपनसेशन तो मिलना नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि ऑनलाइन क्लास को कोशिश किया करो, एक आधी कभी मिस हो जाए कोई बात नहीं है, वो तो चलता रहता है, ऐसे तो क्लासरूम बैचेस होते हैं उनमें भी बच्चे कई बार एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो वीक में एक क्लास हो गई मिस, 5 क्लासेस होती हैं, एक क्लास मिस हो गई तो चलो मैनेजेबल, अगर कर सकते थे मैनेज कर लो, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है। लेकिन ज्यादा क्लासेस ऑनलाइन की मिस मत किया करो। जब कोई ऑनलाइन बैच बनता है तो पहले टाइम बता दिया जाता है ना। और ऐसा भी नहीं होता कि हम अपने ऑनलाइन बैचेस का टाइम चेंज करते हो। 7 से 8:30 का बता के बैच बनाया है तो 7 से 8:30 में ही क्लास चल रही है। तो जब बैच ऑनलाइन बनाया जाता है बच्चे, तो आप लोगों को टाइम पहले ही बता दिया जाता है कि भाई इसकी लाइव क्लासेस का टाइम ये होगा, इस समय इसकी लाइव क्लासेस चलेंगी। ठीक है। तो ऑनलाइन क्लासेस मत मिस किया करो, ऑनलाइन क्लास जरूर अटेंड किया करो, ये आपके लिए एक बोनस होता है। ठीक है। हाँ, बाकी अगर एक आधी कभी किसी काम की वजह से मिस हो जाए तो उसका कुछ कर भी नहीं सकते, वो तो होती रहती है, क्लासरूम बैचेस में भी बच्चे कई बार अब्सेंट हो ही जाते हैं। हम्म। तो जैसे हमने लिखा सेल्डम इफ, तो इफ का मतलब होता है कि हम एक डिफरेंट सिचुएशन सपोज कर रहे हैं। इफ जो होता है ना, ये कंजंक्शन सपोजिशन का होता है। तो अगर हम यहाँ पे इफ लिख रहे हैं ना, तो इफ का मतलब ये हो गया कि अब हम एक सिचुएशन अज्यूम कर रहे हैं अदर देन सेल्डम। अब सेल्डम का मीनिंग नेगेटिव होता है, सेमी नेगेटिव होता है ना। तो अगर हम इफ के साथ कोई दूसरी सिचुएशन सपोज करेंगे तो सिचुएशन पॉजिटिव होगी, तो हम लिख देंगे एवर, सेल्डम इफ एवर। अच्छा, सेल्डम इफ एवर का मतलब देखो क्या हो जाएगा, सेल्डम इफ एवर का मतलब हो जाएगा रेयरली इफ एवर, कि मतलब अगर कोई काम होता भी है तो रेयरली होता है। ठीक है। लेकिन अगर कभी होता है तो ये जो सेल्डम और नेवर है, सेल्डम इफ एवर है, ये दोनों एडवर्ब फ्रेजेस हैं। अगर और कंजंक्शन यूज करोगे सेल्डम के साथ तो नेवर लिखना। ठीक है। क्योंकि और अल्टरनेटिव का कंजंक्शन होता है, ये सेमी नेगेटिव होता है, तो इसका अल्टरनेटिव एग्जैक्ट नेगेटिव नेवर हो जाएगा। अच्छा, सेल्डम के साथ अगर इफ लिखोगे, ठीक है, तो इफ कंजंक्शन का यूज हम करते हैं कोई सिचुएशन सपोज करने के लिए, जैसे कंडीशनल में करते हैं ना। तो अगर हम सेल्डम, जो कि एक नेगेटिव मीनिंग है, इसके अदरवाइज कोई सिचुएशन सपोज करेंगे तो सिचुएशन पॉजिटिव होगी, तो उसके लिए हम एडवर्ब यूज करेंगे एवर। तो ये जो हमने सेंटेंस लिखा ना, माई फादर सेल्डम और एवर वॉचेस टेलीविजन, इसको हम दो तरीके से सही कर सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं माई फादर सेल्डम और नेवर वॉचेस टेलीविजन, या हम लिख सकते हैं माई फादर सेल्डम इफ एवर वॉचेस टेलीविजन। मतलब या तो और की जगह इफ लिख दें तो भी सही हो जाएगा, या एवर की जगह नेवर लिख दें तो भी सही हो जाएगा। अब जब कभी ऐसा लगे कि हम एक सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हैं, जब भी कभी ऐसा लगे तो करेक्शन हमेशा बाद वाला ही किया करो। अगर कभी ऐसा लगे कि हम एक सेंटेंस को दो डिफरेंट वेज में करेक्ट कर सकते हैं तो करेक्शन हमेशा बाद वाला ही किया करो। ठीक है। हाँ, डेली अटेंड करते हो क्लास, डेली ही अटेंड करनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। ऑनलाइन लाइव क्लास तो आपके लिए फायदे की चीज है, आप कुछ पूछ सकते हो, जरूरत पड़ने पे आप कुछ बता सकते हो। ठीक है। और मोस्ट अपडेटेड रहते हो आप। ठीक है। तो चलो, इसमें नेवर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में हमने लिखा द मेंबर्स ऑफ द कमिटी नो लिटिल और एनीथिंग अबाउट आवर प्रॉब्लम्स। अब यहां पे देखो, हमने लिटिल लिखा है यहां पे। अब जैसे सेल्डम का मतलब ऑलमोस्ट नेवर होता है ना, वैसे तुम लोग जानते होगे कि लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग। इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग। ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर हम यहां पे लिटिल लिख रहे हैं, अगर हम यहां पे लिटिल लिख रहे हैं और हम इसके बाद में और कंजंक्शन लिख देंगे, तो जैसे हमने सेल्डम के बाद में नेगेटिव सब्स्टिट्यूट लिखा था ना, वैसे इसके बाद भी इसका नेगेटिव सब्स्टिट्यूट लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिटिल भी सेमी नेगेटिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग। तो हम यहां पे लिख देंगे नथिंग, लिटिल और नथिंग। अच्छा, लेकिन अगर हम और का यूज ना करें लिटिल के बाद में, इफ लिख दें, तो जब हम इफ लिख देंगे तो इसका मतलब हम कोई ऐसी सिचुएशन सपोज कर रहे हैं जो डिफरेंट है लिटिल से। तो लिटिल नेगेटिव होता है, तो अगर डिफरेंट सिचुएशन होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम एनीथिंग लिख देंगे।
तो ये हमें और ध्यान रखना है कि लिटिल के साथ में भी उसी तरीके, मतलब कोई भी सेमी नेगेटिव वर्ड है ना, उसके बाद अगर और कंजंक्शन यूज करोगे तो नेगेटिव वर्ड लिखना, और अगर इफ लिख दोगे तो फिर पॉजिटिव वर्ड लिखना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा है, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी नो लिटिल और एनीथिंग अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, इसको हम दो तरीके से सही कर सकते हैं। इसको हम एक तो ऐसे सही कर सकते हैं, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी नो लिटिल इफ एनीथिंग। दूसरा हम लिख सकते हैं, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी नो लिटिल और नथिंग। अब इफ लिख दें यहां पे तो भी सही जाएगा, नथिंग लिख दें यहां पे तो भी सही जाएगा। तो हमने कहा कि जब कभी ऐसा लगे कि हम एक सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हैं, तो करेक्शन हमेशा बाद वाला ही किया करो। तो यहां पे लिखो नथिंग, द मेंबर्स ऑफ द कमिटी नो लिटिल और नथिंग अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, दैट इज द आंसर, ठीक है। डन। चलो अब देखो, लिटिल और नथिंग का मतलब हो गया ऑलमोस्ट नथिंग, हार्डली एनीथिंग और नथिंग। मतलब कोई चीज अगर है भी तो या तो बहुत कम क्वांटिटी में है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी में है, या फिर वो है ही नहीं, मतलब हम ये बता रहे हैं कि वो नहीं है। लिटिल इफ एनीथिंग का मतलब अगर कोई चीज है, मतलब अगर हम ऐसा मान भी लें कि इफ देयर इज समथिंग, कि कोई चीज है भी तो वो बहुत कम है, स्कार्स है, मतलब ज्यादा नहीं है, ठीक है। जब ये बातें समझ में आ जाए तो हो गई थोड़ी सी गड़बड़, गड़बड़ी हो गई कि जो थर्ड एग्जाम्पल है उसी के ऊपर हमने ये सब लिख दिया। चलो मैं एक काम करता हूँ, इन्हें ऊपर लिख देता हूँ उठा के, ठीक है। यहां लिख देता हूँ, देखो, seldom और never, seldom if ever, ठीक है। दूसरा था little और nothing, और यहां पे था little if anything। तो हमने पढ़ा ये लॉजिकल फ्रेजेस हैं, हमें इनका यूज इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और समझना, जब हम ये लिखते हैं ना सेल्डम और नेवर, तो इसका मतलब होता है रेयरली और नेवर, कि कोई काम या तो होता नहीं है या फिर बहुत कम होता है। मतलब रेयरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। तो इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पे जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं ना, वो मीनिंग है नेगेटिव। हम किसी काम के नहीं होने को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, सेल्डम इफ एवर लिख देने का मतलब हो जाएगा कि रेयरली इफ एवर, कि मतलब अगर कोई काम कभी होता है, इफ एवर का मतलब अगर कभी होता है, तो रेयरली होता है। रेयरली का मतलब ये है कि वो होता है लेकिन बहुत लो फ्रीक्वेंसी में होता है, तो इसका मीनिंग है पॉजिटिव, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लिटिल और नथिंग लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हार्डली एनीथिंग और नथिंग। मतलब कोई चीज अगर है तो बहुत कम क्वांटिटी में है, नेग्लिजिबल क्वांटिटी में है, या फिर वो है ही नहीं। तो इसका मतलब वी आर रेफरिंग टू द नेगेटिव साइड ऑफ द सिचुएशन। अगर हम लिटिल इफ एनीथिंग लिख देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा इफ देयर इज समथिंग, अगर कोई चीज है भी तो वो लिटिल है। लिटिल का मतलब है नेग्लिजिबल अमाउंट में है लेकिन वो है, तो ये मीनिंग हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये जो दोनों हमारी फ्रेजेस हैं, ठीक है, हाँ, ये जो दोनों हमारी फ्रेजेस हैं, वेरी रेयरली लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, ये जो हमारी दोनों फ्रेजेस हैं, सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर, इनमें केवल ग्रामर का डिफरेंस नहीं है, इनमें मीनिंग का भी डिफरेंस है। सेल्डम और नेवर का मीनिंग होता है नेगेटिव, अंडरस्टूड मीनिंग उसका नेगेटिव होता है। उसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी काम के नहीं होने को रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। और सेल्डम इफ एवर का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी काम के होने को, लो फ्रीक्वेंसी में होने को रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से लिटिल और एनीथिंग का मीनिंग जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक। और लिटिल और नथिंग का मीनिंग नेगेटिव होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें इन्हें कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ता है। तो जब कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ता है ना, तो ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो मैं बताऊंगा वो देखो, ये जो हमारा सेंटेंस है थर्ड, अगर ये केवल इतना लिखा हो, ही वुड सेल्डम इफ नेवर टोल्ड अ लाई टू देम, तो हम इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। एक तो हम इसको सही कर सकते हैं, ही वुड सेल्डम और नेवर टोल्ड अ लाई टू मी, ठीक है। सेल्डम और नेवर तो सही जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा वो रेयरली या फिर नेवर, मतलब वो झूठ हमसे रेयरली बोलता था या कभी नहीं बोलता था। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसको इफ एवर लिख के भी सही कर सकते हैं, ही वुड सेल्डम इफ एवर टोल्ड अ लाई, अगर वो कभी झूठ बोलता भी था तो रेयरली बोलता था, मतलब ऑकेजनली नहीं बोलता था, ठीक है। तो हम इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं, चाहे इफ की जगह और लिख दें, चाहे नेवर की जगह एवर लिख दें, इधर वे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखो, इसके लिए हमने एक सबऑर्डिनेट क्लॉज लिख रखी है। हमने लिखा एज ही वॉज देयर फ्रेंड, क्योंकि वो उनका दोस्त था। तो अगर कोई पर्सन किसी का दोस्त है तो इसका रिजल्ट ये होगा कि वो उनसे झूठ नहीं बोलेगा। मतलब हमें यहाँ पे मीनिंग चाहिए नेगेटिव। अगर हमें नेगेटिव मीनिंग चाहिए तो फिर हमें सेल्डम और नेवर की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम ऐसे सही करेंगे। तो कहानी क्या है कि अगर हमें कॉन्टेक्स्ट ना दे रखा हो तब तो दोनों में से जो चाहे सही कर लो, तब तो बाद वाला ही किया करो वैसे हमेशा, लेकिन दोनों में से कोई भी करेक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट दे रखा है और तुम्हें पता है कि नहीं भाई मीनिंग जो हमें कन्वे करना है वो पॉजिटिव है, तो सेल्डम इफ एवर ही लिखना। अगर लगे कि नहीं जो हम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं वो नेगेटिव है, तो सेल्डम और नेवर ही लिखना। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। फिर अगर ये सेंटेंस फिर केवल इतना ही होता, ही वुड सेल्डम इफ नेवर टोल्ड अ लाई टू देम, तो हम इसे दोनों तरीके से सही कर लेते हैं। हम चाहते तो इसे लिख देते ही वुड सेल्डम और नेवर टोल्ड अ लाई टू देम, या हम लिख देते ही वुड सेल्डम इफ एवर टोल्ड अ लाई टू देम, दोनों तरीके से हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखो हमने लिखा दो ही वॉज देयर फ्रेंड। अब ध्यान देना यहाँ पे हमने कंजंक्शन लिखा एज कंजंक्शन का यूज हम करते हैं रीजन डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, और दो कंजंक्शन लिखा, दो का यूज हम करते हैं कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब ऑपोजिट रीजन, कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन हो गई। तो अगर हम कह रहे हैं दो ही वॉज देयर फ्रेंड, कि वो उनका दोस्त था, तो इसका मतलब वो जो सिचुएशन है वो कॉन्ट्रास्टिंग होगी। अब दोस्त झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर हम यहाँ पे दो लिख रहे हैं तो इसका मतलब कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन बनानी पड़ेगी। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब हमें यहाँ पे मीनिंग कन्वे करना पड़ेगा पॉजिटिव, कि कोई पर्सन किसी का दोस्त है लेकिन फिर भी उससे झूठ बोल रहा है। तो पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा सेल्डम इफ एवर। तो इसका आंसर हो गया ये। ठीक है, तो अगर सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग की रिक्वायरमेंट है तो सेल्डम इफ एवर लिखो, नेगेटिव मीनिंग की जरूरत है तो सेल्डम और नेवर लिखो। ठीक है, अब मैं दो क्वेश्चन लिखता हूं, तो मैं अपने आप सही करके दिखाना। एक देखो, बीइंग अ टीचर ही सेल्डम if never makes mistakes। ठीक है, दूसरा, despite being a teacher he seldom or ever makes mistakes। अब अगर तुम्हें थोड़ी सी भी कहानी समझ में आई हो जो भी समझाई गई है 2 मिनट पहले, तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बताओ। बीइंग अ टीचर ही seldom if never makes mistakes, despite being a teacher he seldom or ever makes mistakes। सही है, बढ़िया। इफ, अब देखो यही है, अगर मान लो ये सेंटेंस केवल इतने लिखे हो ना, केवल इतने, तो हम इनको दोनों तरीके से सही कर सकते हैं। ही सेल्डम इफ नेवर मेक्स मिस्टेक्स, तो हम चाहें तो इसको सेल्डम और नेवर लिख के सही कर लें, चाहे इफ एवर लिख के सही कर लें, दोनों तरीके से सही हो जाएगा। तो अगर ये सेंटेंसेस केवल इतने लिखे हों, ही सेल्डम इफ नेवर मेक्स मिस्टेक्स, तो हम इनको दोनों तरीके से सही कर सकते हैं। इफ की जगह और, या और की जगह इफ लिख के सही कर सकते हैं, नेवर की जगह एवर, या एवर की जगह नेवर लिख के भी सही कर सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि अगर कॉन्टेक्स्ट दे रखा हो, अब जैसे यहाँ पे हमने देखो कॉन्टेक्स्ट दे रखा है कि भाई जिस पर्सन के बारे में बात की जा रही है वो पर्सन एक टीचर है। तो अगर वो पर्सन टीचर है तो टीचर से एक्सपेक्टेड ये कि वो मिस्टेक नहीं करता होगा। तो वो जो हम मीनिंग वहां पे कन्वे करना चाह रहे हैं ना, वो मीनिंग नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन टीचर है और टीचर मिस्टेक्स नहीं करते हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेड होता है। तो अगर हमें नेगेटिव मीनिंग चाहिए ना, तो लिखो सेल्डम और नेवर। अब आते हैं यहां पर भी हमने वही फ्रेज लिखी बीइंग टीचर, लेकिन उसके साथ हमने लिख दिया डेस्पाइट। अभी जो डेस्पाइट प्रेपोजिशन है ना, और वो जो दो कंजंक्शन है, ये कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डेस्पाइट प्रिपोजिशन लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये जो सिचुएशन यहाँ पे डिस्क्राइब की जा रही है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्रास्टिंग है। अच्छा, कॉन्ट्रास्टिंग ये होता है कि कोई पर्सन जो टीचर है वो भी गलतियां करे। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना है, क्योंकि वहां पे डिस्पाइट लिखा हुआ, तो हमें कॉन्ट्रास्ट मेंटेन करना पड़ेगा। कॉन्ट्रास्टिंग यही होगा कि कोई पर्सन जो है वो टीचर है लेकिन फिर भी गलतियां कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मीनिंग चाहिए। अगर पॉजिटिव मीनिंग चाहिए तो सेल्डम इफ एवर लिखना पड़ेगा। तो ये अपना ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि हमें ये कंजंक्शन भी चेंज करने पड़ सकते हैं, और इफ। कई बार ऐसा हो सकता है कि वो एडवर्ब नेवर एवर चेंज करने पड़ सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अपने आप बताना है।
ये जो क्वेश्चन नंबर 1 तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आंसर तुम्हें अपने आप ही बताना है। The remote desert area is only accessible by helicopter. आंसर क्यों नहीं लिख रहे भाई? हम्म। अब देखो मैं समझाता हूं यहां पे। ये दो तीन वर्ड हैं, एक है ओनली, एक है इवन, और एक है जस्ट। एक मिनट, ऐसे लिखो। एक है ओनली, एक है जस्ट, और एक है इवन। ये ना एम्फेसाइज करने के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं। जैसे ओनली है, जस्ट है, इनका यूज हम करते हैं रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किसी को। ठीक है। इवन का यूज हम करते हैं सरप्राइज शो करने के लिए। अभी मैं एग्जांपल से समझा देता हूं, ठीक है, समझ जाओगे। देखो, जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, ओनली ही, ओनली ही मेट मी। ठीक है। दूसरा हमने लिखा, ही ओनली मेट मी। ठीक है। तीसरा हमने लिखा, ही मेट ओनली मी। अब इन तीनों सेंटेंस में ध्यान से देखना, सब्जेक्ट एक ही है, वर्ब एक ही है, ऑब्जेक्ट एक ही है। मतलब इन तीनों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, वो एक ही है। मतलब सबका कॉमन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक ओनली वर्ड जो है ना, वो भी कॉमन है, बस उसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो गई है। फर्स्ट सेंटेंस में हमने ओनली को यूज किया सब्जेक्ट के साथ, सेकंड में यूज किया वर्ब के साथ, और थर्ड में यूज किया ऑब्जेक्ट के साथ। मतलब यहाँ पे हम ओनली का यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से पहले, यहाँ पर हम इसका यूज कर रहे हैं वर्ब से पहले, और यहाँ पे इसका यूज कर रहे हैं हम सब्जेक्ट से पहले। तो ओनली का यूज हम रिस्ट्रिक्शन के लिए करते हैं। जिसको हमें रिस्ट्रिक्ट करना होता है ना, उससे पहले लिखकर यूज करते हैं। देखो, ऐसे समझना, अगर हम ये सेंटेंस केवल इतना लिखें, ही मेट मी, कि वो मुझसे मिला, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बाकी लोग नहीं मिले होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो तो हमसे मिला, हो सकता है और कोई भी मिला हो। लेकिन जब हम ओनली ही के साथ लिख देंगे ना, तो हमारा सब्जेक्ट जो है उसका रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये हो जाएगा कि इसके अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, क्लियर हो जाएगा। ओनली ही मेट मी का मतलब हो जाएगा एंड नोबडी एल्स मेट मी, एंड नोबडी एल्स मेट मी, कि और कोई अन्य पर्सन मुझसे नहीं मिला। ठीक है, ये मतलब हो गया। ही ओनली मेट में लिख देंगे, तो ओनली हमने वर्ब के साथ लिख के वर्ब को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो केवल मिला, उसने कुछ बताया नहीं, या उसने मुझे कुछ दिया नहीं, या कुछ मुझसे मांगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया। ही ओनली मेट मी का मतलब हो जाएगा एंड ही डिड नथिंग एल्स। ठीक है, कि उसने मिलने के अलावा और कुछ नहीं किया मतलब। अच्छा, ही मेट ओनली में लिख देंगे तो हमने ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट केवल मी है, इसके अलावा और कोई नहीं है, बाकी सब हो गए नेगेटिव। ही मेट ओनली मी का मतलब हो जाएगा, एक मिनट, ही मेट ओनली मी का मतलब हो जाएगा एंड ही मेट नोबडी एल्स, कि वो और किसी से नहीं मिला, कि वो केवल मुझसे मिला और इसके अलावा किसी और से नहीं मिला। मतलब हमने अपने ऑब्जेक्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ओनली लिख के, कि अब नो अदर ऑप्शन इज अवेलेबल, कि और कोई दूसरा ऑप्शन अब नहीं है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ओनली का यूज हम उस वर्ड से पहले लिखकर करते हैं जिसको रिस्ट्रिक्ट करना हो। ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है, वर्ब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी तो क्या है कि ओनली को हमने इन तीनों सेंटेंसेस में लिखा अलग अलग पोजीशन पे, और तीनों सेंटेंसेस सही हैं। लेकिन हर बार ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। अभी देखो, ये तीनों सेंटेंसेस जो हमने ओनली के साथ लिखे हैं, इनमें ओनली की पोजीशन अलग अलग है, लेकिन इनके जो लॉजिकल मीनिंग है ना, वो मीनिंग मतलब लॉजिकल है, मतलब करेक्ट है।
लेकिन कई बार मीनिंग गलत हो जाते हैं। जैसे मान लो मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखूं, मिस्टर शर्मा ओनली डाइड अ वीक अगो। मिस्टर शर्मा ओनली डाइड अ वीक अगो। अब देखो ये सेंटेंस, पहले ये सही है गलत है वो मत बताना, बस मुझे इसका ये बताना है इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या हो गया। देखो जैसे हमने लिखा ओनली ही मेट मी, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग हो गया एंड नोबडी एल्स मेट मी। ही ओनली मेट मी का अंडरस्टूड मीनिंग हो गया एंड ही डिड नथिंग एल्स। ही मेट ओनली मी का मतलब हो गया एंड ही मेट नोबडी एल्स। उसी तरीके से अगर हम लिखें मिस्टर शर्मा ओनली डाइड अ वीक अगो, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा? हाँ, इसका मीनिंग पता है क्या हो जाएगा? अगर हम ये लिख दें मिस्टर शर्मा ओनली डाइड अ वीक अगो, तो इसका मतलब हो जाएगा एंड ही डिड नथिंग एल्स। एंड ही डिड नथिंग एल्स, कि वो केवल मर गए और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। ये गलत है मीनिंग, मतलब ये गलत है मीनिंग। ये ग्रामेटिकली सेंटेंस भले ही गलत ना हो, बट हमें पता है ये लॉजिकल है। दैट डजंट मेक एनी सेंस कि समवन हु डाइज एंड वी वर एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर फ्रॉम हिम, कि कोई पर्सन जो मर रहा है हम उससे और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मरने के साथ साथ में ये काम भी कर दे, अपना बिल भी चुका दे, ये भी कर दे, वो भी कर दे, ठीक है। सो दैट इज इलॉजिकल, दैट मेक्स नो सेंस। तो अब हमें पता है कि ओनली की जो पोजीशन होती है ना सेंटेंस में बड़ी क्रुशियल होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम इसको गलती से किसी वर्ड के साथ लिख देते हैं, हालांकि जो उसका मीनिंग बनता है वो लॉजिकल होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे वर्ड के साथ में इसे अटैच कर देते हैं जिसके साथ में इसको यूज नहीं करना चाहिए, इलॉजिकल मीनिंग क्रिएट हो जाता है, ठीक है। कि मरने के सिवा उन्होंने कुछ और नहीं किया, बस मर गए चुपचाप, ठीक है। तो जब तुम्हें पता चल गया भाई ये मीनिंग तो वाहियात है, इट इज नॉट अ लॉजिकल मीनिंग, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में इसे सही करने के लिए क्या करोगे? ओनली हटा दो। आसान तरीका ये है कि ओनली को रिमूव कर दो, सिंपल ऐसे लिखो मिस्टर शर्मा डाइड अ वीक अगो। या फिर ओनली को किसी ऐसे वर्ड के साथ शिफ्ट करो जिसके साथ में इसका मीनिंग लॉजिकल हो। जैसे अगर हम इसका यूज करते हैं टाइम के साथ, मिस्टर शर्मा डाइड ओनली अ वीक अगो, तो ये सही हो जाएगा। अब इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा, चलो तुम बताओ पहले। अगर हम ये लिख दें मिस्टर शर्मा डाइड ओनली अ वीक अगो, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा? जैसे जब हमने ये लिखा था मिस्टर शर्मा ओनली डाइड अ वीक अगो, तो उसका अंडरस्टूड मीनिंग हो गया था एंड ही डिड नथिंग एल्स। तो अगर हम लिख दें इसका मिस्टर शर्मा डाइड ओनली अ वीक अगो, तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा? इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बता दो, थोड़ा सा क्विक रहा करो। हरि ओम। हाँ, इसका मतलब पता हो जाएगा, मिस्टर शर्मा डाइड ओनली अ वीक अगो का मतलब हो जाएगा एंड नॉट लॉन्ग अगो या लॉन्गर अगो। इसका मतलब हो जाएगा ओनली अ वीक अगो एंड नॉट लॉन्गर देन दैट, उससे पहले नहीं। तो ये मीनिंग तब भी लॉजिकल होगा कि हाँ भाई मिस्टर शर्मा को मरे हुए भी एक हफ्ता ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, तो दैट मेक सम सेंस, ठीक है। चलो बढ़िया। तो ये जो ओनली है, जस्ट है, इनका यूज हम रिस्ट्रिक्शन के लिए करते हैं। जब हमें किसी को रिस्ट्रिक्ट करना होता है तो उसके साथ हम ओनली और जस्ट का यूज कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना है किसको रिस्ट्रिक्ट करना है, सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझ के, सेंटेंस के पढ़ के सेंटेंस को समझो, उसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो, फिर उसके बाद में अपना करो ऐसे, ठीक है। फिर आ गया इवन। अच्छा देखो इवन का क्या होता है मैं बता दूं। इवन का यूज हम करते हैं सरप्राइजिंग एलिमेंट को हाईलाइट करने के लिए सेंटेंस में। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इवन ही कुडंट सॉल्व इट। अब देखो अगर हम इस सेंटेंस को केवल इतना लिखें, ही कुडंट सॉल्व इट, तो इसका मतलब वो इसे सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन अगर हम ही के साथ में इवन लिख दें, तो इवन लिख देने से ये हो जाएगा कि ये हमारे लिए सरप्राइजिंग है, कि हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उसे सॉल्व कर लेगा लेकिन वो भी नहीं कर पाया। तो इसका मतलब इट इज एक्सप्रेसिंग आवर सरप्राइज, ये हमारा सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहा है कि समथिंग हैपेंड विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड। कुछ ऐसा हो गया जो एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्सपेक्टेड था कि वो उसे सॉल्व कर लेगा, लेकिन अगर वो नहीं कर पाया तो हम लिख देंगे इवन ही कुडंट सॉल्व इट। अच्छा मान लो हम लिख दें ही
कुडंट सॉल्व इवन इट। तो हमने देखो यहां पे इवन को शिफ्ट कर दिया इट के साथ। अगर हम इवन ना लिखें तो भी ये सही है, ही कुडंट सॉल्व इट, कि वो इसे सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन अगर हम इवन इट लिख देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम उससे एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस इट को सॉल्व कर देगा। इट का मतलब सम क्वेश्चन, कि कोई क्वेश्चन वगैरह रहा होगा कि वो इसे सॉल्व कर लेगा, इसे तो कर ही लेगा। लेकिन मान लो वो उसको भी नहीं कर पाया, तो वी आर सरप्राइज्ड, वी आर सरप्राइज्ड। तो इवन जो होता है ना, ये हमारे सरप्राइजिंग एलिमेंट को एक्सप्रेस करता है सेंटेंस में, कि किसी वर्ड से रिलेटेड, मान लो हमारा सेंटेंस है, उस सेंटेंस का कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको लेकर हम सरप्राइज्ड हैं, तो अपना सरप्राइज एक्सप्रेस करने के लिए हम उस वर्ड के साथ में इवन को पुट कर देते हैं। तो जो ओनली है, इवन है, जस्ट है, इन वर्ड्स का सेंटेंस में यूज किया करो थोड़ा ध्यान के साथ, क्योंकि अगर हम इनका यूज इधर उधर कर देंगे तो पता चले हम कहना कुछ चाह रहे थे और हम कह कुछ और गए। ठीक है। ये बच्चे इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, द रिमोट डेजर्ट एरिया इज ओनली एक्सेसिबल बाई हेलीकॉप्टर। अब मान लो कोई डेजर्ट एरिया है, रिमोट का मतलब बहुत दूर है, तो बहुत दूर जो रिमोट एरिया है, हमने कहा उसको एक्सेस किया जा सकता है हेलीकॉप्टर के थ्रू। तो यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन हो रहा है ना, वो इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का हो रहा है, कि आप वहां कार से नहीं जा सकते, ट्रेन से नहीं जा सकते, बस से नहीं जा सकते, बस एक ही तरीका है, बाय हेलीकॉप्टर। तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे एक्सेसिबल का नहीं है, एडजेक्टिव को नहीं रिस्ट्रिक्ट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को। तो ऐसे लिखो, ओनली बाय हेलीकॉप्टर, द रिमोट डेजर्ट एरिया इज एक्सेसिबल ओनली बाय हेलीकॉप्टर। डन। नेक्स्ट में आ जाते हैं। नॉकटर्नल एनिमल्स आर द वंस दैट आर एक्टिव एट ओनली नाइट। अब जैसे हमने लिख दिया कि नॉकटर्नल, ये तो तुमने पढ़ा ही होगा, नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं जो रात को एक्टिव होते हैं, जैसे कॉकरोचेस हैं, बैट हैं, ठीक है, ये सब। तो यहां पे देखो हमने ओनली को यूज किया है नाइट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लेकिन ध्यान से देखना, ये रिस्ट्रिक्शन नाइट का नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शन इस एडवर्ब फ्रेज का है। ये एड प्रिपोजिशन है, नाइट इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये फ्रेज व्हेन का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो यहां पे हमें रिस्ट्रिक्ट नाइट जो नाउन है उसे नहीं करना है, इस एडवर्ब फ्रेज को करना है, व्हेन आर दे एक्टिव ओनली एट नाइट। तो जब रिस्ट्रिक्शन इस पूरी फ्रेज का करना है, तो ओनली को इसके बीच में क्यों लिखा है, इसको पहले लिखो। तो इसको ऐसे लिखो, नॉकटर्नल एनिमल्स आर द वंस दैट आर एक्टिव ओनली एट नाइट, ये ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। द फैमिली वॉज इवन शॉर्ट ऑफ द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। बेयर नेसेसिटीज का मतलब बेसिक नेसेसिटीज, जैसे रहने के लिए घर है, खाने के लिए मतलब खाना है, मतलब इस तरीके की चीज है। बेयर नेसेसिटीज का मतलब बेसिक नेसेसिटीज। द फैमिली वॉज इवन शॉर्ट ऑफ द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। आंसर बताओ। ओनली एक्टिव मत लिखो बेटा, लिखो एक्टिव ओनली एट नाइट। अगर हम लिख देंगे ओनली एक्टिव, तो इसका मतलब हम उनसे कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्टिव होने के अलावा वो कुछ और भी कर रहे हैं, लेकिन वो केवल एक्टिव रहते हैं, कुछ और नहीं करते। तो ये दैट इज नॉट लॉजिकल मीनिंग। मेरे यहाँ आंधी तूफान बहुत चल रहा है। कहाँ है बेटा तू? हाँ, तरसेम सिंह बेटा, ये आगे भी डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन वगैरह आएंगे तो उनमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखो, जैसे हमने लिखा था फैमिली वॉज इवन शॉर्ट ऑफ द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अब जैसे होता है कि फैमिलीज होती हैं, मतलब या कोई घर परिवार होता है, तो कुछ तो हमारी जरूरत ऐसी होती है जो बेसिक होती हैं, कि भाई भोजन पानी है, रहने के लिए मकान है, पहनने के लिए कपड़े, ये बेसिक जरूरतें हैं। फिर उसके बाद में लग्जरी की जरूरत पड़ती है, कि भाई चलो कार भी होनी चाहिए, एसी भी होना चाहिए, ठीक है, हाँ, महंगे सेल फोन भी होने चाहिए, लेकिन वो सब बेसिक जरूरतें नहीं होती। ठीक। तो यहाँ पे ये जो फैमिली जिसके बारे में हम बता रहे हैं कि उनके पास बेसिक नेसेसिटीज की भी कमी थी, तो यहाँ पे जो इवन है ना, वो सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है उसका, द बेयर नेसेसिटीज की बेसिक नेसेसिटीज जो होती हैं, बाकी चीजें तो छोड़ो, लग्जरी आइटम्स तो आप छोड़ो उनको, आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज होती है ना, उनकी वो भी पूरी नहीं थी। तो ये जो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है ना, इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें यही मानना पड़ेगा, वी आर स्ट्रेसिंग द नाउन द बेयर नेसेसिटीज, कि उनके पास जो जिंदगी की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, वो जरूरी चीजें भी उनके पास में नहीं थी। तो इसको ऐसे लिखो। नेक्स्ट में आ जाते हैं, दे जस्ट नीड 3 पॉइंट्स टू मेक टू द टॉप ऑफ द टेबल। कि मतलब कोई टेबल है, मान लो कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स की, और उसको मतलब टॉप तक पहुंचने के लिए कोई टीम है, उनको केवल 3 पॉइंट्स चाहिए, कि अगर उनको 3 पॉइंट्स मिल गए तो वो टेबल में रैंक 1 पे आ जाएंगे। तो देखो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है ना, वो नीड एक्शन का नहीं है, कि केवल उन्हें चाहिए चाहिए और कुछ नहीं। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है पॉइंट्स का, कि ओनली 3, नॉट मोर देन 3, केवल 3 से ही उनका काम हो जाना है। तो इसको यहाँ ले आओ।
दे नीड जस्ट 3 पॉइंट्स। जस्ट 3 पॉइंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, देखो जस्ट 3 पॉइंट्स का मतलब हो जाएगा एंड नॉट एनी मोर, एंड नॉट एनी मोर, और इससे ज्यादा नहीं, कि 3 पॉइंट्स मिल जाने से ही वो टेबल टॉप कर जाएंगे। तो ये अपना ध्यान रखना कि ओनली है और इवन है और जस्ट है, इन वर्ड्स का यूज सेंटेंस में हमेशा कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करके किया करो, केवल ग्रामर नहीं, कि उस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, मतलब लॉजिकल कॉन्टेक्स्ट क्या तैयार होगा अगर हम इसको यहां पे लिखें वहां पे लिखें, तो फिर वो समझना। पहला क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ तो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, बड़ा आसान क्वेश्चन है और मुझे लगता है तुम आंसर बता पाओगे अगर थोड़ा सोचने की कोशिश करोगे। हाँ, अब देखो इसका मैं आंसर कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। हम्म, देखो मैं समझाता हूं। ये जो ऑलमोस्ट वर्ड होता है ना, ये वर्ड एक डिटर्मिनर है। जैसे मैंने लिखा ही आंसर्ड ऑलमोस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वर्ड जो होता है ना, ये एडवर्ब होता है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली। भाई ये तो पता ही होगा कि ऑलमोस्ट मींस अप्रोक्सीमेटली। तो जो ऑलमोस्ट हमारा एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, और इसका यूज हम करते हैं किसी नंबर या किसी अमाउंट का अप्रोक्सीमेशन शो करने के लिए, ठीक है। कि कोई नंबर है या कोई अमाउंट है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, ये बताने के लिए हम ऑलमोस्ट लिख देते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे हमने ऑलमोस्ट लिख दिया क्वेश्चंस के साथ, ये जो क्वेश्चंस नाउन है इसके साथ हमने ऑलमोस्ट लिख दिया। अब जो ऑलमोस्ट है ये अप्रोक्सीमेशन शो करता है। अप्रोक्सीमेशन किसका, किसी अमाउंट का या किसी डिग्री का। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, अमाउंट या डिग्री शो करने वाला कोई वर्ड ही नहीं लिखा। तो अगर कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखा जो नंबर को या अमाउंट को एक्सप्रेस करता हो, तो हमने ऑलमोस्ट ही लिख किसके साथ रखे, तो गलत लिख दिया। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज, ठीक है, ही हैज 50 बुक्स। हमने लिख दिया ही हैज 50 बुक्स। तो 50 इज एन एग्जैक्ट नंबर। 50 एक एग्जैक्ट नंबर है कि उसके पास 50 बुक्स हैं। अगर मान लो ये नंबर एग्जैक्ट ना हो, तो हम इसी के साथ में ऑलमोस्ट लिख देंगे, ऑलमोस्ट 50 बुक्स। तो ऑलमोस्ट 50 बुक्स का मतलब नॉट एग्जैक्टली 50 बट नियर अबाउट 50, की एक दो कम या एक दो ज्यादा। तो ऑलमोस्ट का यूज हम करते हैं उन वर्ड्स के साथ में जो किसी नंबर को या किसी अमाउंट को या किसी डिग्री को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ये उनका अप्रोक्सीमेशन करता है। लेकिन हम ऑलमोस्ट का यूज बुक्स के साथ नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के साथ लिखा नहीं, हमने गलत लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें कोई ऐसा वर्ड यूज करना पड़ेगा जो नंबर, अमाउंट या डिग्री को एक्सप्रेस करता हो, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ऑलमोस्ट लिख के। यहाँ तो कोई ऐसा वर्ड है नहीं। अब देखो, अगर नहीं है तो या तो ऑलमोस्ट को हटा दो, यूज ही मत करो ऐसी सिचुएशन में, सीधे लिखो ही आंसर्ड क्वेश्चंस, नहीं तो यहाँ पे लिख दो ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस। तो ऑल जो हो गया ना, ये डिटर्मिनर हो गया, जो अमाउंट का, नंबर का डिटर्मिनर होता है, तो इसी का अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा, ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस लिख दो, ठीक है। नहीं ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस लिखना चाहते हो तो मैं एक ऑप्शन और बताता हूं। दूसरा ऑप्शन ये कि ऑलमोस्ट का यूज ही मत करो, मोस्ट लिख दो, मोस्ट क्वेश्चंस। मोस्ट जो होता है ना, ये डिटर्मिनर होता है, इसका यूज हम नाउन के साथ कर सकते हैं। तो या तो लिख दो ही आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस, या लिख दो ही आंसर्ड मोस्ट क्वेश्चंस, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट का यूज जब भी करोगे, तो हमेशा उसके साथ में कोई ऐसा वर्ड जरूर लिखना जिसको अप्रोक्सीमेट किया जा रहा है। अच्छा, अप्रोक्सीमेट किया जाता है नंबर, अमाउंट या डिग्री को, तो नंबर, अमाउंट और डिग्री को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स का यूज कर सकते हो। जैसे क्वेश्चंस नाउन है, ये प्लूरल फॉर्म में है, तो हमने इसके साथ में लिख दिया ऑल, ठीक है। अगर ये सिंगुलर होता, क्वेश्चन होता, क्वेश्चन, तो हम लिख देते एवरी, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो जो हमारा है ना क्वेश्चन, दिस एक्सरसाइज इज सिंपल दैट ऑलमोस्ट चिल्ड्रन कैन डू इट, तो या तो लिखो ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन, या लिख दो मोस्ट चिल्ड्रन। तो या तो चिल्ड्रन नाउन के साथ में कोई डिटर्मिनर लिख दो जो नंबर, अमाउंट को रेफर करता हो, ठीक है।
ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन, और नहीं तो इसको लिख दो मोस्ट, मोस्ट चिल्ड्रन, मोस्ट डिटर्मिनर होता है ना। नेक्स्ट में आ जाओ। द गेस्ट वर ऑलमोस्ट क्वाइट एस्टोनिश्ड एट द होस्ट्स रूडनेस। ये हमें समझना है सेंटेंस सही है गलत है। अब देखो मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल तुम्हें दे देता हूं। ये जो ऑल एस्टोनिश्ड वर्ड हमने लिखा ना, ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव गेस्ट की स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है। क्वाइट जो है वो उस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया एडवर्ब है, और ये जो ऑलमोस्ट है वो उस एडवर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए लिखा गया दूसरा एडवर्ब है। अच्छा, क्वाइट का मतलब कोई बच्चा मुझे बताए, ठीक है, इसका मीनिंग बताओ। कमेंट द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑलमोस्ट। सम भी लिख सकते हैं बिल्कुल बच्चे, और क्या, सम सम लिख सकते हैं। क्या है इसका मीनिंग? हाँ बढ़िया, बताओ। देखो, वैसे तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्वाइट का मतलब होता है टू अ ग्रेटेस्ट डिग्री, टू अ ग्रेटेस्ट डिग्री, टू अ ग्रेट डिग्री, ठीक है। बाकी मैं समझने के लिए बता रहा हूं, इसका मतलब समझ लेना कंप्लीटली। हालांकि इसका मतलब कंप्लीटली होता नहीं है, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट कंप्लीटली, लेकिन समझने के लिए हम लिख देते हैं कंप्लीटली, ठीक है। तो क्वाइट का मतलब होता है टू अ ग्रेट डिग्री। अब ये जो क्वाइट का मतलब हमने यहां पे मान लिया ना कंप्लीटली, ठीक है। अब इस हिसाब से देखो, इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी दूसरे एडवर्ब की जरूरत नहीं पड़ सकती, क्योंकि अगर इसका मतलब खुद ही कंप्लीटली है, ठीक है, तो अगर हम इसके साथ में ऑलमोस्ट लिखें, रफली लिखें, नियरली लिखें, ठीक है, टोटली लिखें, अप्रोक्सीमेटली लिखें, तो जरूरत ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना, ये जो क्वाइट हमने वर्ड लिखा है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, और इसके साथ में दूसरे एडवर्ब ऑफ डिग्री का यूज इसे डिस्क्राइब करने के लिए मत किया करो, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब खुद ही होता है टू अ ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिग्री या कंप्लीटली। तो ये ध्यान रखना है कि जो क्वाइट एडवर्ब है, ये खुद एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, एंड नेवर यूज अदर एडवर्ब्स ऑफ डिग्रीज टू डिस्क्राइब इट्स डिग्री। इसकी डिग्री को डिस्क्राइब करने के लिए दूसरे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का यूज मत करना, ठीक है। तो इसको सिंपली लिख दो, द गेस्ट वर क्वाइट एस्टोनिश्ड एट द होस्ट रूडनेस। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। इट इज अ क्वाइट सिंपल प्रोसीजर टू मेक कंप्लेंट्स अबाउट अदर पीपल। हमने कहा तो बहुत आसान प्रोसीजर है, दूसरों के बारे में शिकायत करनी है तो कुछ करनी ही नहीं है, उसमें कोई दिमाग नहीं यूज करना, कोई खोपड़ी नहीं यूज करनी, बस शिकायत करनी है, अंडरस्टैंड, जो मन में आया करते जाओ। तो इट इज अ क्वाइट सिंपल प्रोसीजर टू मेक कंप्लेंट्स अबाउट अदर पीपल। आंसर बताओ। इट इज अ सिंपल प्रोसीजर, बिल्कुल सही है। हाँ, लिटिल बेटा कहां लिखोगे, लिटिल कहां लिखोगे, कहां लिखना चाह रहे हो लिटिल? अब देखो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। इस सेंटेंस के ना दो करेक्शन हो सकते हैं। पहले तो करेक्शन करना क्यों है, पहले तो ये समझ लो। देखो, जैसे हमने लिखा ही इज अ क्वाइट, ही इज अ क्वाइट रिच पर्सन, ऐसे लिख दिया, इज अ क्वाइट रिच पर्सन। अब देखो, ये जो पर्सन है ना, ये नाउन है, रिच इस नाउन का एडजेक्टिव है, क्वाइट उस एडजेक्टिव का एडवर्ब ऑफ डिग्री है।
ए जो है ये डिटर्मिनर है जो नाउन के साथ यूज होता है। तो जैसे ये चारों वर्ड जो है ना, ए, क्वाइट, रिच, पर्सन, ये मिलके बन गए हमारी नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज इन्हें क्यों कह रहे हैं समझ लेना। नाउन फ्रेज हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस फ्रेज का जो मेन वर्ड है ना वो एक नाउन है, पर्सन। अगर हम क्वाइट का यूज किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए करें और वो एडजेक्टिव अपने नाउन के साथ लिखा हो तो वो फ्रेज नाउन हो जाएगी। अच्छा, नाउन फ्रेज में जब हम क्वाइट का यूज करेंगे ना तो ध्यान रखना है इसको लिखना उस नाउन फ्रेज में सबसे पहले। सबसे पहले क्यों लिखते हैं मैं ये बता देता हूं, क्योंकि जो क्वाइट का मीनिंग अभी हमने डिस्कस किया था ना वो होता है कंप्लीटली। तो क्वाइट का यूज हम हमेशा डिग्री को या अमाउंट को स्ट्रेस करने के लिए करते हैं। जो भी वर्ड्स स्ट्रेस करने के लिए सेंटेंस में या फ्रेज में यूज किए जाते हैं वो पहले लिखे जाते हैं सेंटेंस में। तो हम इसको लिखेंगे ही इज क्वाइट अ रिच पर्सन। एक तरीका ये हो गया कि क्वाइट को इस फ्रेज से सबसे पहले लिख दो। दूसरा एक तरीका सही करने का और भी है कि सेंटेंस को ऐसे लिख दो, द पर्सन इज क्वाइट रिच, तो भी ये सही हो जाएगा। अच्छा, द पर्सन इज क्वाइट रिच लिख देने से देखो क्या हो जाएगा, ये रिच है एडजेक्टिव और एक क्वाइट इसका एडवर्ब, वो इससे पहले ही लिखा हुआ है। ये लो सही हो गया। तो ये जो क्वाइट एडवर्ब होता है हमारा, अगर हम इसका यूज किसी एडजेक्टिव के साथ करें तब तो कोई इशू नहीं है। अगर उस एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेटिवली यूज कर रहे हैं लिंकिंग वर्ब के बाद तब। लेकिन अगर हम क्वाइट एडजेक्टिव का यूज करें किसी एडजेक्टिव के साथ में जो कि अपने नाउन के साथ लिखा हो, मतलब अगर हम किसी एडजेक्टिव का यूज एट्रीब्यूटिवली कर रहे हैं और उसके साथ हमने क्वाइट एडवर्ब का यूज किया है, तो क्वाइट एडवर्ब का यूज नाउन फ्रेज में सबसे पहले किया करो। सबसे पहले लिखा करो नाउन फ्रेज में क्वाइट और फिर बाकी सारी चीजें लिखा करो। तो हम इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं, या तो हम क्वाइट को इस नाउन फ्रेज में सबसे पहले लिख के सही कर लें, ठीक है, या हम इस नाउन फ्रेज को एडजेक्टिव फ्रेज बना दें, मतलब एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली यूज कर लें, ऐसे लिख दें द पर्सन इज क्वाइट रिच, तो भी सही जाएगा। थर्ड सेंटेंस अपने आप से करो। अगर ये बातें जो समझाई गई हैं क्वाइट के यूज को लेकर सेंटेंस में समझ में आ गई हो तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अपने आप बताओ कि इस थर्ड सेंटेंस को हम किस किस तरीके से सही कर सकते हैं। ऑलमोस्ट बेटा जब आता है तब तो आता ही है सबसे पहले। अब देखो, हाँ, इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। अभी बताता हूं बेटा, ठीक है, देखो, या तो इसको लिखो इट इज क्वाइट अ सिंपल प्रोसीजर टू मेक कंप्लेंट्स अबाउट अदर पीपल, या इसको लिख दो इट इज क्वाइट सिंपल टू मेक कंप्लेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, सही हो जाएगा। इट इज क्वाइट सिंपल टू मेक कंप्लेंट्स, तो या तो वो नाउन फ्रेज के बजाय एडजेक्टिव फ्रेज बना लो, सिंपल एडजेक्टिव हो गया, क्वाइट उसका एडवर्ब हो गया, ऐसे लिख दो, या फिर लिखो क्वाइट सिंपल प्रोसीजर। तो ये क्वाइट की पोजीशन है, ध्यान रखना। अच्छा, फिर जैसे हमने क्वाइट को लिखा है इसी तरीके से एक डिटर्मिनर होता है सच। सच जो होता है ना ये डिटर्मिनर होता है टाइप का। देखो, जैसे हमने कहा आई कैंट ट्रस्ट सच अ मैन, तो जो सच वर्ड है ना ये डिटर्मिनर है, ठीक है, और ये बता रहा है कि टाइप को, कि सच अ मैन का मतलब इस टाइप का मैन। तो सच का यूज हम करते हैं जनरली किसी टाइप को रेफर करने के लिए जो स्पीकर और लिसनर के बीच में पहले से अंडरस्टूड होता है। अगर कोई पर्सन ये कह रहा है आई कांट ट्रस्ट सच अ मैन, तो इसका मतलब उसका जो लिसनर है उसे पता है कि विच मैन, कौन से मैन की बात हो रही है या कौन से टाइप की बात हो रही है। मैन की भले बात ना हो रही हो लेकिन टाइप की बात होगी, किस टाइप का मैन, ठीक है। तो सच जो होता है ये डिटर्मिनर होता है और इसका यूज हम करते हैं टू स्ट्रेस द टाइप ऑफ सम नाउन, किसी नाउन के टाइप को स्ट्रेस करने के लिए। तो इसका भी यूज नाउन फ्रेजेज में सबसे पहले ही किया करो, आई कांट ट्रस्ट सच अ मैन, ठीक है। अब सच का मतलब क्या है, कौन से टाइप के लिए सच का यूज किया गया, वो लिसनर और स्पीकर को पता होगा, हम तो खैर थर्ड पर्सन है, हमें नहीं पता, ठीक है। अब यहां जाते हैं, हमने लिखा द मैन गॉट वेरी एंग्री विद हिज सन फॉर मेकिंग अ सच स्टूपिड मिस्टेक, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे द मैन गॉट वेरी एंग्री विद हिज सन फॉर मेकिंग सच अ स्टूपिड मिस्टेक्स, ठीक है, सच अ स्टूपिड मिस्टेक। अब मैं इसको सही करने का तरीका और बताता हूं, इसको हम एक और तरीके से भी सही कर सकते हैं कि हम इसको आगे ऐसे लिख दें द मैन गॉट वेरी एंग्री विद हिज सन फॉर मेकिंग, ठीक है, फॉर मेकिंग अ मिस्टेक, फॉर मेकिंग अ मिस्टेक which was which was so stupid,
अब देखो, ये जो स्टूपिड है, ठीक है, और ये मिस्टेक है, नाउन है, तो हमने यहाँ पे अगर डिटर्मिनर लिखना है तो हम लिख देंगे सच। सच है स्टूपिड मिस्टेक, क्योंकि ये जो सच है ना डिटर्मिनर है, इसका यूज हम नाउन फ्रेज में ही कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लो हम नाउन को हटा दें और केवल स्टूपिड एडजेक्टिव लिखा रहने दें, तो हम उसके साथ सच नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि स्टूपिड एडजेक्टिव है, सच डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव साथ आएगा नहीं, तो सच की जगह हम लिख देते हैं सो एडवर्ब। हालांकि अभी एक दो क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे सो एडवर्ब का भी, लेकिन अपना समझ लेना कि हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, द मैन गॉट वेरी एंग्री विद हिज सन फॉर मेकिंग अ मिस्टेक विच वाज सो स्टूपिड। ठीक है, अब सो किस चीज को रेफर करेगा? सच तो रेफर करता है डिग्री को, टाइप को, सो रेफर करता है डिग्री को, डिग्री ऑफ स्टूपिडनेस, स्टूपिडिटी की डिग्री है। अच्छा, चाहे हम सच यूज करें चाहे हम सो यूज करें, सच टाइप को रेफर करता है, सो डिग्री को रेफर करता है, और वो अंडरस्टूड होते हैं। अगर हम सो लिखकर किसी डिग्री को रेफर कर रहे हैं ना, तो वो डिग्री अंडरस्टूड है स्पीकर और लिसनर के बीच में। अगर हम सच लिखकर टाइप को रेफर कर रहे हैं, तो वो टाइप भी स्पीकर और लिसनर के बीच में अंडरस्टूड है। तो अगर हम सो का यूज करेंगे और सच का यूज करेंगे, तो वो हमेशा उन चीजों का रेफर करेंगे जो ऑलरेडी पहले से अंडरस्टूड है। ठीक है, ये जो सो वाला एग्जाम्पल है ना, अब वो तुम यहां से समझना। ये पहला क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर बताओ। हरि ओम प्रभु दीनदयाल। पहला क्वेश्चन देखो बोर्ड पे दिख रहा है तुम लोगों को, इसका एक और आंसर होता है ना, दे हैडंट एवर सीन अ सो ब्यूटीफुल फ्लावर इन देयर लाइव्स बिफोर। पहला क्वेश्चन बच्चों दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, इसका एक और आंसर होता है ना। हे भगवान। चलो अब मैं बताता हूं, देखो इसको समझना। यहां पर हमने एक लिखा नाउन फ्लावर, उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने यहां पे लिखा एक एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, उस एडजेक्टिव को स्ट्रेस करने के लिए हमने एक एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज किया सो, और ये हमारा हो गया ए डिटर्मिनर। ठीक है, यही हो गई पूरी कहानी। तो हमने लिखा दे हैडंट एवर सीन अ सो ब्यूटीफुल फ्लावर इन देयर लाइव्स। अभी हमने कहा कि सच और सो जो होते हैं, इनका यूज हम करते हैं टाइप को या डिग्री को रेफर करने के लिए जो ऑलरेडी पहले से अंडरस्टूड होती है, जो ऑलरेडी अंडरस्टूड होती है बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर। स्पीकर और लिसनर के बीच में उन्हें पता होता है कि सो लिखकर किस डिग्री को रेफर किया जा रहा है या सच लिखकर किस टाइप का रेफर किया जा रहा है। तो ये जो स्ट्रेस करने वाले वर्ड्स होते हैं ना, इनको हमेशा लिखा करो पहले। लेकिन अगर हम सो को पहले लिख देंगे तो सो एडवर्ब जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए हो रहा है, वो दोनों दूर दूर हो जाएंगे। भैया एडवर्ब है, एडजेक्टिव के साथ ही यूज होगा। तो जब हम सो को पहले लिखेंगे ना, तो हम इसके साथ में इस एडजेक्टिव को भी पहले लिख देंगे। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, सो ब्यूटीफुल अ फ्लावर इन देयर लाइफ। ठीक है, दे हैडंट एवर सीन सो ब्यूटीफुल अ फ्लावर इन देयर लाइफ बिफोर। तो ये जो सो एडवर्ब होता है, देखो हमने क्या पढ़ा था कि सच जो होता है उसको भी हम पहले लिखते हैं, लेकिन सच चूंकि डिटर्मिनर होता है तो उसको नाउन फ्रेज में हम वहां पे लिख सकते हैं। लेकिन सो एडवर्ब होता है, एडवर्ब एडजेक्टिव के लिए यूज होता है। अगर हम सो को पहले लिखेंगे ना, जो कि एक एडवर्ब है, तो उसका एडजेक्टिव भी पहले ही लिखना पड़ेगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, दे हैडंट एवर सीन सो ब्यूटीफुल अ फ्लावर इन देयर लाइव्स बिफोर। हालांकि हम इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दे हैडंट एवर सीन अ फ्लावर which was so beautiful। ठीक है, अब देखो ये जो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है ना, हमने इसको प्रेडिकेटिवली यूज कर लिया लिंकिंग और के बाद। तो या तो सो का यूज करो ऐसे एडजेक्टिव के साथ में जो प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा हो, लेकिन अगर हम सो एडवर्ब का यूज करें किसी ऐसे एडजेक्टिव के साथ में जो एट्रीब्यूटिवली यूज हो रहा हो अपने नाउन के साथ, तो सो एडवर्ब को और उसके एडजेक्टिव को नाउन फ्रेज में पहले लिखा करो। ठीक है, और ये बात केवल सो के लिए नहीं हो रही है, जैसे ये सो एडवर्ब है उसी तरीके से एज एडवर्ब ऑफ डिग्री है, उसी तरीके से टू एडवर्ब ऑफ डिग्री है,
और उसी तरीके से दिस और दैट जो है ना, ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो यहां पे हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हम सो एज टू दिस दैट, इन एडवर्ब्स का यूज जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, कभी किसी ऐसी डिग्री को रेफर करने के लिए करें जो पहले से ही अंडरस्टूड है, ठीक है, जिसको सेंटेंस में मेंशन नहीं किया जा रहा है, जो पहले से ही अंडरस्टूड है, तो इनका यूज इस तरीके से किया करो। नाउन फ्रेज में इनका यूज किया करो सबसे पहले इनके एडजेक्टिव के साथ, या फिर उस एडजेक्टिव को यूज किया करो प्रेडिकेटिवली, ठीक है। सिक्स्थ एग्जांपल है, इससे तुम बात शायद समझ पाओगे। देखो, बिल्कुल बच्चे, सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर भी लिख सकते हैं। सच का यूज हमने पहले पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि अब ब्यूटीफुल फ्लावर क्या है, एक नाउन फ्रेज है, तो हम इसका सच भी यूज कर सकते हैं, सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर। लेकिन अगर मान लो सच नहीं यूज करना है, सो यूज करना है, तो कैसे करोगे वो अब सीख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ दैट वाइज मैन कैन वेरी इजिली क्लियर एनी ऑफ योर डाउट्स। अब यहां पे देखो समझना, ये जो सेंटेंस है ना, ये जो सेंटेंस है, इसमें अगर ये ए ना लिखा हो या ये दैट ना लिखा हो तो ये सही हो जाएगा। मान लो हम एक सेंटेंस लिखे केवल इतना, अ वाइज मैन कैन वेरी इजिली क्लियर एनी ऑफ योर डाउट्स, तो सही हो जाएगा। हम क्या करेंगे, वाइज मैन जो एडजेक्टिव है उसके लिए ए को डिटर्मिनर मान लेंगे, ठीक है। या हम लिख दें, ए ना लिखें, केवल दैट लिख दें, दैट वाइज मैन कैन वेरी इजिली क्लियर एनी ऑफ योर डाउट्स, तो हम दैट को डिटर्मिनर मान लेंगे। तो ये जो ए है ये डिटर्मिनर होता है, दैट भी डिटर्मिनर होता है, दैट मैन दैट कार। तो अगर हम इनमें से किसी एक को ड्रॉप कर दें तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। लेकिन खैर, ड्रॉप तो हमने कर नहीं रखा, दोनों ही लिख रखे हैं, ठीक है। अब अगर हम दोनों ही लिख दें तब क्या होगा, देखो तब होगा क्या, ये जो मैन है ना, एक मिनट, तो ये जो मैन है ना, ये नाउन है, वाइज इसका एडजेक्टिव है, और ए को हम डिटर्मिनर मानेंगे, ठीक है। और दैट जो है ना, इसको हम मानेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। दैट वाइज मतलब दैट को हम एडवर्ब मान लेंगे जो वाइज एडजेक्टिव की डिग्री को स्ट्रेस कर रहा है, कि हाउ मच वाइज, दैट वाइज। तो दैट इज एन एडवर्ब हियर, दैट इज एन एडवर्ब हियर विच इज रेफरिंग टू द डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव वाइज, जो वाइज एडजेक्टिव की डिग्री को स्ट्रेस करने के लिए यहां पे यूज किया गया। अ दैट वाइज मैन कैन वेरी इजिली क्लियर योर डाउट्स। तो अब हमें पता है जो दैट वाइज हमने लिखा है ना, ये दैट किसी एडवर्ब ऑफ डिग्री को रेफर कर रहा है, और वो डिग्री कितनी है वो स्पीकर और लिसनर को पहले से ही पता होगी। तो जो दैट वाइज हम एडजेक्टिव फ्रेज यूज कर रहे हैं, इसको इस नाउन फ्रेज में सबसे पहले लिखो, इसको ऐसे लिखो। अब दैट वाइज अ मैन, दैट वाइज अ मैन कैन वेरी इजिली क्लियर एनी ऑफ योर डाउट्स, तो ये सेंटेंस हमारा सही जाएगा। या फिर हम इसको एक और तरीके से सही कर सकते हैं, ठीक है, और हम इसको ऐसे सही कर सकते हैं कि अ मैन हु इज दैट वाइज कैन क्लियर एनी ऑफ योर डाउट्स। तो या तो हम ऐसे लिखें मैन हु इज दैट वाइज, कि एक आदमी जो इतना वाइज हो, ठीक है, या फिर हम लिख दें दैट वाइज अ मैन। तो ये ध्यान रखना है कि सो एज टू दिस दैट, अगर हम इनका यूज किसी ऑलरेडी मेंशन्ड या ऑलरेडी अंडरस्टूड डिग्री को रेफर करने के लिए किसी एडजेक्टिव के यूज करें, तो या तो उस एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली यूज किया करो लिंकिंग ओवर के बाद लिखकर, या फिर उस एडजेक्टिव को उसके नाउन से पहले लिखा करो, ठीक है, तब ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहन कुड नॉट सॉल्व द पजल एज इट वाज अ टू डिफिकल्ट पजल फॉर हिम। Mohan could not solve the puzzle as it was a too difficult puzzle for him. अरे हाँ, कॉमा आएगा बेटा, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखना। अब देखो हमने लिखा मोहन कुडंट सॉल्व द पजल एज इट वाज अ टू डिफिकल्ट पजल। तो इसको हम दो तरीके से सही कर सकते हैं। एक तरीका तो यही है कि लिख दो इसको टू डिफिकल्ट अ पजल, एज इट वाज टू डिफिकल्ट अ पजल फॉर हिम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एज द पजल वाज टू डिफिकल्ट फॉर हिम। फॉर तो खैर लिखे हुआ है, तो हम इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक तरीका हम यूज कर लेंगे। या तो हम लिख देंगे एज इट वाज टू डिफिकल्ट अ पजल, या हम लिख देंगे एज द पजल वाज टू डिफिकल्ट फॉर हिम। नेक्स्ट देखो, ऑल द गेस्ट मस्ट हैव थैंक्ड द होस्टेस फॉर हर सो काइंड अ जेस्चर।
इसको मैं ना एक दूसरे क्वेश्चन से लिख के समझाता हूं। देखो मैं एक क्वेश्चन यहां पे लिख देता हूं। दे लाइक्ड योर सो कॉस्टली अ कार। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। अगर ये गलत हो, जो कि ये है, तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, ये तुम लोगों को बताना है। ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो उसी से रिलेटेड है। मतलब ये थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ है, तो मैंने उसको ऊपर लिख दिया, वहां से हम समझ लेंगे, फिर बाद में इसका आंसर कर देंगे। ठीक है, दे लाइक्ड, लाइक्ड लिखना, दे लाइक्ड योर सो कॉस्टली अ कार। ये सेंटेंस अगर गलत हो, जो कि ये है, तो इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, ये बताओ। हरिओम। आंसर तो खैर तुम लोगों ने बताने शुरू कर दिए, कोई अपना अपना मर्जी से जो चाहे लिख रहे हो, लेकिन बस एक चीज ये बताओ, क्या ये गलत क्यों है? भाई तुमने इसको सही करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि किसी भी सेंटेंस को हमें सही तब करना चाहिए जब वो पहले गलत हो। तो अगर हम किसी स्टेटमेंट को सही कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए भाई ये गलत क्यों था जो हमने सही किया। तो एक बार ये और बताओ कि ये गलत क्यों था जो तुम इसे सही करने लग गए। मैंने कहा था गलत है इसलिए लग गए तुम उसको सही करने में, या तुम्हें समझ में आ गया था गलत है इसलिए सही कर रहे हो? ये सेंटेंस जो तुमने सही करना शुरू कर दिया, इसके पीछे लॉजिक क्या? तुम्हें समझ में आ गया ये गलत है इसलिए, या बस तुमने, मैंने कहा कि सही करो, तुम लग गए, शुरू हो गए? हाँ, मुझे तो सही लग रहा है, बिल्कुल सही बच्चे। तो ये जरूरी चीज है कि पहले भाई ये तो पता करो कि गलत क्या था, कि टूट पड़े। किसी ने कहा ये क्वेश्चन है इसको सही करो, बस तुम टूट पड़े, भाई ये भी तो पता करो गलत क्यों है क्वेश्चन, तब हम सही करेंगे ना। डिटर्मिनर योर एंड ए, देखो बच्चे, अभिषेक करनवाल ने बताया ना, ये इसकी वजह है। देखो, हमने एक नाउन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर तुम्हें ध्यान रहा हो। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई हेल्प्ड योर ए ब्रदर। तो नाउन चैप्टर में ये हमने पढ़ा था डिटेल में कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मैं इसको फिर से रेफर करूंगा। तो जैसे हमने लिखा आई हेल्प्ड योर अ ब्रदर, तो ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ए डिटर्मिनर का यूज हम करते हैं उन नाउन्स के साथ जो इंडेफिनिट हो। अगर हम अ ब्रदर लिखेंगे तो इसका मतलब एनी ब्रदर, तो ब्रदर इज नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर हम योर लिख देंगे तो योर लिखने से तो ब्रदर डेफिनेट हो गया। ठीक है, तो ये दोनों डिटर्मिनर जो होते हैं ना, पजेसिव केस के और आर्टिकल, एक कॉमन नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि पजेसिव केस का डिटर्मिनर डिफाइन कर देता है। अच्छा, ए आर्टिकल जो होता है वो इंडेफिनिट के लिए यूज किया जाता है, तो दोनों एक साथ आ नहीं सकते, तो ये सेंटेंस गलत है। तो इसको सही करने का तरीका क्या है? इसको सही करने का तरीका यह है कि ए हटा दो, सिंपली ऐसे लिखो, आई हेल्प्ड योर ब्रदर। ये लो, सही हो गया। लेकिन अगर हम ये लिख देंगे आई हेल्प्ड योर ब्रदर, तो इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा कि जो यू है उसका एक ही ब्रदर है और मैंने उसकी मदद की। लेकिन अगर मान लो ऐसा ना हो, उसके कई भाई हो, उनमें से किसी एक की मैंने मदद की हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? तब हम इसको पता है ऐसे लिखेंगे, तब हम लिखेंगे आई हेल्प्ड अ ब्रदर ऑफ योर्स। आई हेल्प्ड अ ब्रदर ऑफ योर्स। तो अब ब्रदर ऑफ योर्स का मतलब जाएगा वन ऑफ योर ब्रदर्स, कि तुम्हारे भाइयों में से एक। तो या तो हम इसको लिखें आई हेल्प योर ब्रदर तो सही होगा, या हम लिखें आई हेल्प द ब्रदर ऑफ योर्स तो सही होगा। ये जो हमने लिख रखा है आई हेल्प योर ब्रदर, ये गलत है। तो यहां पे हमें समझना यह है कि हम पजेसिव केस का डिटर्मिनर और आर्टिकल एक कॉमन नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं यूज कर सकते। तो जैसे हमने यहाँ पे ब्रदर नाउन के लिए योर और ए यूज किया ना, तो ये गलत हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये जो हमने योर यूज किया डिटर्मिनर, और ये जो ए डिटर्मिनर यूज किया, ये एक कॉमन नाउन कार को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया, तो गलत हो गया। तो भाई ये गलत हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? इसको सही करने का देखो बड़ा आसान तरीका है, योर को रिमूव कर दो, सही हो गया। दे लाइक्ड सो कॉस्टली अ कार। लेकिन जब हम ये लिख देंगे सो कॉस्टली अ कार, तो ये कैसे पता लगेगा ये कार है किसकी?
भाई पजेसिव केस का जो डिटर्मिनर था वो हमने ड्रॉप कर दिया, तो पजेशन वाला सेंस खत्म हो गया। अब तो ये पता नहीं चल पाएगा कि इतनी कॉस्टली कार है किसकी, जो तो हमारा मीनिंग बदल गया। तो हम क्या करेंगे, उस योर को ड्रॉप करने के बजाय ना यहां पे लिख देंगे ऑफ योर्स। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, दे लाइक सो कॉस्टली अ कार ऑफ योर्स, कि मतलब ये तुम्हारी कार है इतनी कॉस्टली, उन्हें अच्छी लगी। लेकिन इसका मतलब हमें ये मानना पड़ेगा जो यू है ना उसके पास कई कार हैं, उनमें से एक कोई कार जो कॉस्टली है उसके बारे में बात कही जा रही है। लेकिन मान लो उसके पास कार एक ही हो, अगर यू जो है उसके पास कार एक ही हो और कार हो ही ना, तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखो हम लिखेंगे इसको ऐसे, दे लाइक योर कार विच इज सो कॉस्टली। दे लाइक योर कार विच इज सो कॉस्टली, तो इसका मतलब जाएगा यू के पास एक कार है वो बड़ी कॉस्टली है, उसको सबने पसंद किया। लेकिन यू के पास अगर बहुत सी कार हो, उनमें से कोई एक कॉस्टली कार हो, उसको रेफर करना हो, तो जो ऊपर लिखा गया वो लिखना, सो कॉस्टली कार ऑफ योर्स। तो सो कॉस्टली कार ऑफ योर्स और योर कार विच इज सो कॉस्टली, ठीक है, इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? बढ़िया। तो ये जो हमारे 8th क्वेश्चन है ना, इसमें देखो यही है, जैसे हमने लिखा ऑल द गेस्ट मस्ट हैव थैंक्ड द हॉस्टेस फॉर हर सो काइंड अ जेस्चर। तो ये जो हमने हर लिखा पजेसिव केस का डिटर्मिनर और योर लिखा, ये दोनों ही हमने डिस्क्राइब करने के लिए जेस्चर को यूज कर लिया, तो ये गलत है। ये दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते। तो ये जो हर पजेसिव केस का डिटर्मिनर है इसको ड्रॉप कर दो, ऐसे लिखो ऑल द गेस्ट मस्ट हैव थैंक्ड द हॉस्टेस फॉर सो काइंड अ जेस्चर। ठीक है। अच्छा, इस हर को यहां से ड्रॉप करके अगर चाहते हो तो यहां पे भी लिख सकते हो ऑफ हर्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ऑफ हर्स लिखना मैंडेटरी नहीं है, मैं समझा देता हूं। यहाँ पे इसलिए मैंडेटरी नहीं है क्योंकि जो हमने लिखा ना थैंक द होस्टेस, तो हम इतना कॉमन सेंस से अप्लाई कर सकते, समझ सकते हैं कि जिस पर्सन को थैंक किया गया है उसी का काइंड जेस्चर होगा जिसकी बात की जा रही होगी। ठीक है। तो आप चाहो तो ऑफ हर्स लिखो लास्ट में और चाहो तो मत लिखो। ठीक है। ऑल द गेस्ट मस्ट हैव थैंक द हॉस्टेस फॉर सो काइंड जेस्चर। ठीक है। तो इतना कॉमन सेंस तो सबको ही होता है कि अगर हॉस्टेस को थैंक किया गया तो जो जेस्चर है वो भी उसी का रहा होगा। ठीक है। तो ऑफ हर्स नहीं लिखेंगे तब भी ये सेंटेंस सही माना जाएगा। हरिओम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सामने आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इसका आंसर बताना। बेटा सिंगुलर काउंटेबल नाउंस होते हैं ना, उनके साथ एन आर्टिकल लिखने पड़ते हैं, ड्रॉप नहीं करने चाहिए। वी कांट सपोर्ट देम बिकॉज दे आर हार्ड गिल्टलेस इन दिस मैटर। आंसर बताओ भैया। मेरे पास कौन सी कार है? अबे i20 है, इलिट। आंसर बताओ। तुम लोग अपने पढ़ाई लिखाई क्या लेना देना रखा करो, कौन सी कार है कौन सा घर है। अब देखो मैं समझाता हूं यहां पे, दो वर्ड हैं, मैं एक बार उनका मीनिंग समझा देता हूं फिर उसके बाद तुम लोग जान जाओगे। एक है हार्ड और एक है हार्डली। ठीक है। इनमें से हार्ड वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, हार्डली केवल एडवर्ब होता है। फिर से देखो समझा देता हूं, हार्ड और हार्डली दोनों ही एडवर्ब हैं। हार्ड जो होता है ये एडजेक्टिव भी होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। और एडवर्ब भी होता है, हार्डली केवल एडवर्ब होता है। अब इनके डिफरेंसेस समझना। हार्ड होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ का रिप्लाई। हार्डली होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच का रिप्लाई। एक तो ये डिफरेंस इनका ध्यान रखना कि वो एडवर्ब ऑफ मैनर है और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है। कल जो हम पढ़ रहे थे उसके हिसाब से अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो तुम्हें ध्यान रहना चाहिए कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं, ठीक है, वो वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री उस वर्ड से पहले लिखे जाते हैं जिसे डिस्क्राइब करना होता है। मतलब ये डिफरेंस हमें समझना है। दूसरा इनके मीनिंग का डिफरेंस समझना है। हार्ड का मतलब होता है विद फोर्स, जोर से। विद डिफिकल्टी, कठिनाई से। हार्ड का मतलब ये होता है। अच्छा, हार्डली का मतलब क्या होता है? हार्डली का मतलब होता है बेयरली। निगेशन के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसका मतलब होता है बेयरली, ऑलमोस्ट नथिंग। ठीक है। और इन दोनों एडवर्ब्स के डिफरेंस पे बेस्ड हमारे पेपर में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं।
और वो क्वेश्चन हमें यहाँ सीखने और समझने हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, हार्ड और हार्डली ये दोनों एडवर्ब हैं, ठीक है। हालांकि हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, वो अपना ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पे हम इसके एडवर्ब वाले यूजेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ। हम्म। हाँ, ये मेरी बायोग्राफी बनाने के चक्कर में है, इनकी मैं बायोग्राफी बनवाता हूँ अभी। हाँ, कॉर्नर में मत लिखा करो, दिखता नहीं है। हाँ, बेटा, हाँ कहाँ कॉर्नर में लिखा, आज तो मैंने लिखा नहीं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड जो है और हार्डली जो है, ये दोनों ही हमारे एडवर्ब हैं। हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है, हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर लिखे जाते हैं वर्ब के बाद या फिर वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट हो तो। हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री हमेशा उस वर्ड से पहले लिखे जाते हैं जिन्हें वो डिस्क्राइब करें। एक तो ये डिफरेंस इनके बारे में ध्यान रखना है। दूसरा, इनके मीनिंग का डिफरेंस ध्यान रखना है कि हार्ड का मतलब होता है विद फोर्स, विद डिफिकल्टी, पॉजिटिव मीनिंग का वर्ड है वो। हार्डली का मतलब होता है बेयरली, ऑलमोस्ट नथिंग, वो नेगेटिव मीनिंग का वर्ड है। तो जब इतनी जानकारी हमें पता रहेगी तो हम इनका सही यूज कर लेंगे। जैसे देखो, समझना, हमने कहा कि वी कांट सपोर्ट हिम, हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे आर हार्ड गिल्टलेस इन दिस मैटर। अब देखो, हमने यहाँ पे गिल्टलेस एडजेक्टिव यूज किया, और इस गिल्टलेस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक एडवर्ब चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो जो हार्ड होता है ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर एडजेक्टिव्स को नहीं, वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो एक तो गलती यही हो गई कि भाई एडजेक्टिव है तो इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री डिस्क्राइब कर सकते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं कर सकते। तो एक तो हार्ड ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि एडवर्ब ऑफ डिग्री होता नहीं है। दूसरा, हम कह रहे हैं कि हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम किसी पर्सन को सपोर्ट कब करते हैं? जब हमें पता हो कि वो गिल्टलेस है। गिल्टलेस का मतलब है मतलब क्या कहेंगे इसे, निरपराध, ठीक है। हाँ, दोषी नहीं है। तो अगर कोई पर्सन गिल्टलेस है तो हम उसके सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर हम उनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब वो गिल्टलेस नहीं होंगे, हमें नेगेटिव मीनिंग चाहिए। तो हम नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए यहां पे लिख देंगे हार्डली। हार्डली गिल्टलेस का मतलब ऑलमोस्ट नॉट गिल्टलेस, कि भाई वो गिल्टलेस नहीं है, उन्होंने दोस्त किया है, उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, इसलिए हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो, एक तो हमें नेगेटिव मीनिंग चाहिए था, इसलिए हमने हार्डली लिख दिया। दूसरा, गिल्टलेस जो है ना, ये वर्ड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव्स को एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, हाउ मच का रिप्लाई, हाउ मच गिल्टलेस, तो उसके लिए हमने एडवर्ब ऑफ डिग्री हार्डली लिख दिया, ये आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, द सिंगर वर्कड हार्डली ऑन द क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ एवरी नोट। अब जैसे हमने लिखा द सिंगर वर्कड, वर्कड वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद हमने एडवर्ब लिखा हार्डली, ठीक है। हार्डली एडवर्ब है। लेकिन अगर तुम्हें अब तक ध्यान रह गया हो तो हमने क्या पढ़ा था? हम्म। अच्छा, जहां पे हार्ड लिखा है वहां पे अशक का लोगो है। हाँ, देखता हूं, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, हाँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज समझना, जैसे हमने ये लिखा, क्या नाम, वर्क हार्डली लिखा, तो हार्डली जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अगर मान लो हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज ही करना होगा तो हम वर्ब से पहले लिखेंगे, क्योंकि एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होते हैं वो उस वर्ड से पहले लिखने पड़ते हैं जिन्हें डिस्क्राइब करना हो। तो अगर हमें हार्डली यूज भी करना पड़ेगा तो हम वर्ब से पहले लिखेंगे, बाद में क्यों लिखेंगे? और अगर हमें वर्ब के बाद में ही लिखना है तो एडवर्ब ऑफ मैनर लिखना पड़ेगा। तो हम इसको दो तरीके से सही कर सकते हैं। या तो इसको लिख दो हार्ड, द सिंगर वर्कड हार्ड। वर्कड हार्ड ही लिखना, वैसे मैं बताऊंगा, क्योंकि वर्क हार्ड जो होती है ना, वो एक फ्रेज होती है। वर्क हार्ड एक वर्ब फ्रेज होती है जिसका मतलब होता है मेहनत करना, ठीक है। तो द सिंगर वर्कड हार्ड ऑन द क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ एवरी नोट, कि मान लो कोई सिंगर है और उसने मतलब जो सिंगिंग वगैरह होती है उसमें जो नोट होते हैं तो उसके ऊपर उसने बड़ी मेहनत की। वर्कड हार्ड का मतलब ही वर्कड विद फोर्स, उसने बड़ी मेहनत की उस पर काम करने के लिए। अच्छा, अगर हमें हार्डली यूज करना होता तो हम हार्डली पहले लिख के यूज कर सकते थे। द सिंगर हार्डली वर्कड, कि हार्डली वर्क लिख देते तो मीनिंग नेगेटिव हो जाता। तो इसका मतलब जाता है ही ऑलमोस्ट नॉट वर्कड, कि उसने अपने क्लियर आर्टिकुलेशन के लिए कोई मेहनत नहीं की, ठीक है, कोई काम नहीं किया। तो हार्डली अगर हमें लिखना होता, नेगेटिव मीनिंग चाहिए होता तो हम पहले लिखकर यूज करते हार्डली वर्कड। अगर हमें पॉजिटिव मीनिंग चाहिए तो हम बाद में लिखकर यूज करेंगे, ठीक है, हार्ड। तो ये जो हार्ड और हार्डली होते हैं ना, इनके बारे में तुम्हें बस ये ध्यान रखना है कि हार्डली का मीनिंग नेगेटिव होता है। जब सेंटेंस में मीनिंग हमें नेगेटिव चाहिए हो तो हार्डली का यूज क्या करो, अब पॉजिटिव चाहिए तो हार्ड का लिखा करो, ठीक है। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि हार्डली एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। जब इसे यूज करोगे किसी वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए तो वर्ब से पहले लिखा जाएगा, ठीक है। हार्ड एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, वो वर्ब से पहले नहीं लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा वर्ब के बाद या फिर वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद, ठीक है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वी कांट लूज आर हार्डली वन फ्रीडम। अब यहां पे देखो, ये जो फ्रीडम वर्ड है ना, ये नाउन है। वॉन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि एक एडजेक्टिव है। हार्डली जो है वो एक एडवर्ब है, ठीक है।
अब हमने पढ़ा कि अगर हम हार्ड और हार्डली का यूज मेन वर्ब के लिए करें, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब मैनर होता है बेटा। देखो हमने पढ़ा कि फ्रीडम नाउन है, वन एडजेक्टिव है और हार्डली एडवर्ब है, ठीक है। अगर हम हार्ड और हार्डली का यूज मेन वर्ब के लिए करें तब तो उनका यूज सही है गलत है वो हम उनकी पोजीशन से भी पता कर लेते हैं। भाई मान लो अगर हमने सेंटेंस में वर्ब से पहले हार्ड लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एडवर्ब मैनर है, वर्ब के बाद लिखना चाहिए। अगर हम वर्ब के बाद हार्डली लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हार्डली एडवर्ब डिग्री वर्ब से पहले लिखना चाहिए। तो अगर हम हार्ड और हार्डली का यूज मेन वर्ब के लिए करते हैं तो हार्ड हार्डली की पोजीशन से भी हमें पता चल जाता है कि ये सही यूज हो रहे हैं या गलत यूज हो रहे हैं। लेकिन अगर हम उनका यूज मेन वर्ब के लिए ना करें, जैसे यहाँ पे मेन वर्ब हमारी देखो क्या है, कांट लूज, लेकिन ये जो हमने हार्डली एडवर्ब यूज किया ना वो मेन वर्ब के लिए नहीं यूज किया, वो हमने यूज किया नॉन फाइनाइट वर्ब एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। तो अगर हम हार्डली का यूज मेन वर्ब के लिए करेंगे तब तो पोजीशन से पता चल जाएगा, लेकिन अगर हम किसी नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए करेंगे तो हमें मीनिंग से ही पता करना पड़ेगा ये सही है गलत है। जैसे कि हमने लिखा वी कैन नॉट लूज आवर हार्डली वन फ्रीडम, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम हार्डली वन फ्रीडम का मतलब हो गया जो आजादी हमने जीती नहीं, कि हम अपनी उस आजादी को जिसको हम जीत नहीं पाए गंवा नहीं सकते। तो ये तो बेतुका मीनिंग हो गया, क्योंकि अगर तुमने कुछ आज तक जीता ही नहीं है तो उसको गंवाने से डर क्यों रहे हो। हम गंवाने से उन चीजों को डरते हैं जिनको हमने पाया हो, अचीव किया हो, लेकिन अगर हमने कुछ अचीव ही नहीं कर पाया, हार्डली का मीनिंग नेगेटिव होता है ना। हार्डली वन फ्रीडम का मतलब द फ्रीडम दैट वी डिडंट विन, जो हम जीत नहीं पाए। तो अगर हम जीत नहीं पाए तो हमें खोने का डर भी काहे का। तो एक तो मीनिंग ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा, कैन नॉट जब हमने लिखी रखा है नेगेटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए तो हार्डली का यूज वैसे भी डबल नेगेटिव नहीं इंग्लिश में यूज होते, तो हमें करना नहीं चाहिए था। तो मतलब हर तरीके से हार्डली यहाँ पे गलत है। तो हम इस हार्डली को हटा के यहाँ पे लिख देंगे हार्ड। अब हार्ड लिख देने से देखो क्या हो जाएगा, वी कांट लूज आर हार्ड वन फ्रीडम, इसका मतलब हो गया वी कांट लूज आर फ्रीडम दैट वी वॉन विद डिफिकल्टी। देखो हार्ड वन फ्रीडम का मतलब क्या हो गया, फ्रीडम वॉन विद डिफिकल्टी, कि जो मतलब हमने बड़ी मुश्किल से आजादी पाई है अब हम उसको ऐसे गंवा नहीं सकते, ठीक है। तो दैट इज अ लॉजिकल मीनिंग कि भाई हमने कोई चीज अचीव की है, हमने कोई चीज पाई है, अब हम उसको खो नहीं सकते, मतलब हम उसको खोने से डर रहे हैं। तो अगर हमने कुछ पाया है तो हम खोने से डरते हैं, अगर हमने कुछ पाया ही नहीं है तो हम उसको खोने से क्यों डरेंगे। तो ये ध्यान रखना। इसी तरीके से एक फ्रेज मान लो मैंने लिख दिया हार्ड अर्न्ड मनी, ठीक है। तो देखो ये मनी नाउन है, अर्न्ड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है और हार्ड इस एडजेक्टिव का एडवर्ब है। और हार्ड अर्न्ड मनी का मतलब देखो क्या हो गया, मनी अर्न्ड विद डिफिकल्टी, मतलब मेहनत से मुसीबत से कमाया गया पैसा। तो कई बार मीनिंग भी हमें टैली करने पड़ते हैं, वो अपना देख लेना कि अगर पॉजिटिव मीनिंग चाहिए हो तो हार्ड, नेगेटिव मीनिंग चाहिए हो तो हार्डली, ठीक है। अब आ जाते हैं इस एग्जांपल पे, फोर्थ पे, ये मैं मिटा रहा हूं सब, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल देखो, नो बडी एंजॉयड द मैच एज इट वॉज अ हार्ड फॉट मैच। अब ये मैच हो गया नाउन, मैच हो गया नाउन, फॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया जो इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है व्हाट काइंड ऑफ मैच। और उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक हार्ड एडवर्ब यूज कर लिया, हार्ड फॉट मैच, ठीक है। अब हार्ड फॉट मैच का मतलब हो गया एक ऐसा मैच जिसमें फाइट हुई, क्योंकि अगर हम हार्डली फॉट लिख देंगे तो इसका मतलब मैच में फाइट नहीं हुई, नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा। लेकिन हमने हार्ड फॉट मैच लिख रखा है तो इसका मतलब हो गया मैच विच वॉज फॉट विद डिफिकल्टी, जिसमें खूब फाइट हुई, मतलब खूब स्ट्रगल हुआ, दोनों टीम ने अच्छा स्ट्रगल किया। तो ये सेंटेंस सही होना चाहिए, फ्रेज तो सही है, लेकिन अगर फ्रेज सही है तो सेंटेंस सही नहीं हो जाएगा, उसका ओवरऑल मीनिंग भी सही होना चाहिए। हमने यहाँ पे लिखा नोबडी एंजॉयड द मैच, कि किसी ने मैच को एंजॉय नहीं किया। अगर किसी ने मैच को एंजॉय नहीं किया तो इसका मतलब मैच जो है ना वो वन साइडेड रहा होगा। वन साइडेड का मतलब उसमें कोई फाइट नहीं होगी, उसमें कोई स्ट्रगल नहीं हुआ होगा, इसीलिए लोगों ने एंजॉय नहीं किया होगा। तो हमें यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग चाहिए, नेगेटिव मीनिंग चाहिए तो हार्डली लिख दो, इट वॉज अ हार्डली फॉट मैच, ठीक है। अब यही मान लो इस सेंटेंस में अगर हम नोबडी की जगह लिख दें एवरीबडी, तो क्या लिखोगे, एवरीबडी एंजॉयड द मैच। अगर हम ये लिख दें एवरीबडी एंजॉयड द मैच तो क्या लिखोगे, हार्ड फॉट मैच या हार्डली फॉट मैच। बेटा एडवर्ब वर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। और दूसरी बात मूर्खता कम दिया करो, वन जो है वो वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है लेकिन वर्ब है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं बेटा वो भी वर्ब होते हैं, सेमी वर्ब्स होती है ना। हाँ अब देखो अगर हम एवरीबडी लिख दें एवरीबडी एंजॉयड द मैच तो हमें लिखना पड़ेगा इट वॉज अ हार्ड फॉट मैच। तो हम यहाँ पे हार्ड फॉट मैच लिखेंगे या हार्डली फॉट मैच लिखेंगे वो डिपेंड करेगा प्योरली ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि हम क्या मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना चाहते हो तो हार्डली फॉट लिख दो, पॉजिटिव मीनिंग करना चाहते हो तो हार्ड फॉट लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
मोहन इज क्विक विटेड, क्विक विटेड का मतलब तेज दिमाग, जिसका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हो, ठीक है, होशियार हो एकदम से। मोहन इज क्विक विटेड एंड हार्डली लेट्स एन अपॉर्चुनिटी स्लिप बाय। ये तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, आंसर बताओ तो इसका एक बार। मोहन इज क्विक विटेड एंड हार्डली लेट्स एन अपॉर्चुनिटी स्लिप बाय। क्वेश्चन 5 का आंसर बताएं। हरिओम दीनदयाल। नो एरर, बढ़िया। हार्ड लेट्स, सही है, बढ़िया। सोचो सोचो और थोड़ा सा सोचो। लेट्स हार्ड, बहुत मारूंगा समझा, लेट्स हार्ड। ये लेट्स वर्ब है, एन अपॉर्चुनिटी इसका ऑब्जेक्ट है। अबे हिले हुए, हम कल क्लास में क्या पढ़ रहे थे कि अगर कोई वर्ब होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होगा, तो अगर हमें उसका एडवर्ब लिखना भी पड़ेगा तो हम वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लिख सकते। अगर मान लो हमें हार्ड लिखना भी होगा बेटा, तो हम वर्ब के बाद थोड़ी लिख पाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद लिखना पड़ेगा। मे ई, मे ई क्या होता है भाई? हाँ, अब देखो एक बच्चा है, इसने बात पकड़ ली है। अब देखो मैं समझाता हूँ, ये सारे दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, थोड़ा सा दिमाग है, क्यों से परेशान करोगे तुम लोग। यहाँ पे देखो, अब मैं जो समझाता हूँ वो सुनना। दे, ठीक है, दे हार्डली, दे हार्डली वेस्ट टाइम इन गॉसिप्स। ये जैसे मैंने लिख दिया, दे हार्डली वेस्ट टाइम इन गॉसिप्स, कि वो गपबाजी में टाइम खराब नहीं करते अपना, मतलब वो काम करते हैं, गपबाजी में टाइम खराब नहीं करते। अब यहाँ पे जो मैं छोटी छोटी दो तीन बातें बता रहा हूँ ना, इनको ध्यान से सुनना और समझना। हमारे पास एक वर्ड है हार्डली, ठीक है, और एक वर्ड है सेल्डम, ठीक है। हार्डली का सिनोनिम हो गया बेयरली, और सेल्डम का सिनोनिम हो गया रेयरली, ठीक। अब यहां पे ध्यान ये रखना कि जो हार्डली है और बेयरली है, ये एडवर्ब्स हैं। सेल्डम है, रेयरली है, ये भी एडवर्ब्स हैं। हार्डली है, बेयरली है, नेगेटिव मीनिंग है। सेल्डम है, रेयरली है, नेगेटिव मीनिंग है। तो ये जो वर्ड्स हमने लिखे ना यहाँ पे, ये एडवर्ब्स हैं और नेगेटिव मीनिंग के हैं। फिर इनमें डिफरेंसेस क्या है? ये तो सिमिलरिटी हो गई कि भाई एडवर्ब है और नेगेटिव मीनिंग है। डिफरेंस इनमें ये है कि हार्डली और बेयरली जो है ना, ये है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, और जो सेल्डम और रेयरली हैं, ये है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये डिफरेंस है जो हमें समझना है। अब हार्डली और बेयरली एडवर्ब ऑफ डिग्री है, इनका यूज हम करते हैं टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच को रिप्लाई करने के लिए। टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच को रिप्लाई करने के लिए, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गए ना ये। अच्छा, सेल्डम और रेयरली है फ्रीक्वेंसी के एडवर्ब्स, जो किसी काम के होने की फ्रीक्वेंसी को रेफर करते हैं कि वो कब कब होता है। तो ये हो गए किसके रिप्लाई? ये हो गए हाउ ऑफन या व्हेन के रिप्लाई, क्योंकि ये टाइम की फ्रीक्वेंसी रेफर करते हैं ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हार्डली बेयरली आर द एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, उनका यूज हम करते हैं किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब की एक्सटेंट शो करने के लिए, उसकी रेंज शो करने के लिए, डिग्री शो करने के लिए, और वो टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच के रिप्लाई होते हैं। सेल्डम रेयरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं होते हैं। उनका यूज हम करते हैं किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी को रेफर करने के लिए, कोई एक्शन कब कब होता है, ठीक है। और वो हाउ ऑफन या व्हेन का रिप्लाई होते हैं। तो अगर हमें सेंटेंस में हाउ मच का रिप्लाई लिखना है, तब तो हम लिखेंगे हार्डली या बेयरली।
लेकिन अगर हमें सेंटेंस में हाउ ऑफन का या व्हेन का रिप्लाई लिखना है तो हम लिखेंगे रेयरली या सेल्डम। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये छोटी सी बात है, वो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, लो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि सेल्डम का मतलब और रेयरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। ऑलमोस्ट नेवर, यहां पे इससे लिखता हूं, देखो मैं, हमने अभी क्या पढ़ा था कि हार्डली, सेल्डम और रेयरली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर। तो अगर तुम्हें लगे ना इस सेंटेंस में नेवर के यूज करने की जरूरत है तो लिखो वहां पर सेल्डम या रेयरली। अच्छा, हार्डली और बेयरली के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इनका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, नथिंग, ऑलमोस्ट नॉट, ठीक है। तो ये देखो, ये नथिंग या नॉट का सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब ये रेफर करते हैं डिग्री अमाउंट को, ये रेफर करते हैं टाइम को। तो जब वेन का रिप्लाई लिखना हो तो इनका यूज हार्डली बेयरली का मत किया करो। अब जैसे हमने लिखा दे वेस्ट देयर टाइम इन गॉसिप्स, व्हेन, व्हेन डू द वेस्ट, तो व्हेन का रिप्लाई क्या आ जाएगा, नेवर। तो अगर हमें यहाँ पे लिखना पड़े, हम नथिंग नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे नेवर, नेवर वेस्ट देयर टाइम इन गॉसिप्स। तो हमें पता है नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर हम उसकी जगह लिखेंगे तो एडवर्ब ऑफ डिग्री हार्डली क्यों लिखेंगे, उसकी जगह हम लिखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेल्डम या रेयरली। तो इसका आंसर ही है दे सेल्डम वेस्ट टाइम इन गॉसिप्स। देयर टाइम लिख लेना, दे सेल्डम वेस्ट देयर टाइम इन गॉसिप्स। चलो, जब ये सेल्डम एल्डम समझ में आ जाए ना तो एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, इसको अपने आप से करना। ही हैज seldom any experience of this job. He has seldom any experience of this job. इसको देखो, अपने आप को समझ में आया? बेटा प्रवीण कुमार, लेट्स पे अपस्ट्रॉफी मत लगाओ, ये लेट्स वर्ब है, ये लेट अस की शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये लेट वर्ब है जो सिंगुलर फॉर्म में लिखी गई लेट्स, ठीक है। अपस्ट्रॉफी इस पे मत लगाओ। अब जैसे हमने लिखा ही हैज सेल्डम एनी एक्सपीरियंस ऑफ दिस जॉब। अब देखो, जैसे हमने लिखा ही हैज एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस नाउन हो गया, ही हैज एनी एक्सपीरियंस, हाउ मच, तो अब हमें लिखना हाउ मच का रिप्लाई, हाउ मच एक्सपीरियंस। तो हाउ मच का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री की जरूरत है तो यहां पे लिख दो हार्डली एनी। हार्डली एनी का मतलब हो जाएगा ऑलमोस्ट नो एक्सपीरियंस, कि उसको कोई एक्सपीरियंस इस जॉब का नहीं है। तो अगर हम एक्सपीरियंस जो कि एक नाउन है उसके अमाउंट को, उसकी डिग्री को रेफर कर रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा हार्डली, ठीक है। अच्छा, एक दूसरी चीज भी आप चाहो तो समझ सकते हो, जैसे ये जो सेल्डम है ना, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर वास्तव में हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज ही करना होता तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखे जाते हैं मेन वर्ब से पहले, तो हम उसको हैज से पहले लिखते हैं। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में व्हेन के रिप्लाई की जरूरत पड़े, हाउ ऑफन के रिप्लाई की जरूरत पड़े, तो सेल्डम या रेयरली का यूज किया करो जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। अगर सेंटेंस में हाउ मच की या टू व्हाट एक्सटेंट के रिप्लाई की जरूरत पड़े तो हार्डली या रेयरली लिखा करो जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। हार्डली भी नेगेटिव है, सेल्डम भी नेगेटिव है, हार्डली भी एडवर्ब है, सेल्डम भी एडवर्ब है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के एडवर्ब हैं। एक किसी काम के होने की फ्रीक्वेंसी को रेफर करता है और एक किसी चीज के अमाउंट की डिग्री को रेफर करता है। तो इस तरीके से उनका यूज किया करो, ठीक है। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, मोहन इज क्विक विटेड, कि मोहन बहुत तेज दिमाग है, एंड हार्डली लेट्स एन अपॉर्चुनिटी स्लिप बाय, और कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो स्लिप नहीं होने देता, मतलब अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो उसको गंवाता नहीं है। तो यहाँ पे हम डिग्री को नहीं रेफर कर रहे किसी चीज की, बल्कि ये मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं कि कोई पर्सन क्विक विटेड है, इसीलिए कभी भी मौका गंवाता नहीं है, जो मौका मिलता है उसका फायदा उठाता है। तो अगर हमें ये मीनिंग कन्वे करना है नेवर, और हमें व्हेन का रिप्लाई लिखना है, तो फिर हमने ये क्यों लिख रखा हार्डली, ये तो गलत है। या तो हम रेयरली लिखें या हम सेल्डम लिखें। मोहन इज क्विक विटेड एंड रेयरली लेट्स एन अपॉर्चुनिटी स्लिप बाय, कि वो बहुत तेज दिमाग है और वो अपनी मतलब कभी नेवर ही नेवर लेट्स एन अपॉर्चुनिटी स्लिप बाय, और कभी किसी अपॉर्चुनिटी को स्लिप नहीं होने देता। चलो, तो टाइम भी हो गया। चलो, एक छोटी सी बात और बता देता हूं, वो जो हमने फ्री प्रैक्टिस बैच बनाया है एनकॉम, ठीक है, एनकॉम, उसमें पहली प्रैक्टिस की क्लास आज ही शेड्यूल्ड है 9 बजे, 9 बजे से उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अपना तब तक तुम लोग भी थोड़ा चैन वैन ले लो और फ्री होके, हाँ, फ्री वाली प्रैक्टिस क्लास बच्चे आज ही है, उसके ट्यूसडे थर्सडे उसकी क्लास रखा करेंगे। तो आज की उसका शेड्यूल है, आज उसको 9 बजे उस पर मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस अच्छे डिस्कस करेंगे, ठीक है, किसी प्रीवियस के पेपर के। तब तक तुम लोग भी थोड़ा रेस्ट कर लो, तैयार हो जाओ, बाकी फिर 9 बजे मिलते हैं उस क्लास में, प्रैक्टिस क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाकी थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।